Morning parents, warm welcome from Success Mantra Educare and Sainik and Military Educare, and warm and heartiest once again welcome from our respected Mahesh Gupta sir, Sneh ma'am and Saidev Kumar Sharma sir and the whole team member of Sainik and Military Educare and Success Mantra Group. आप सभी अपने इतने बिजी शेड्यूल में आपने 1 घंटा इस सेशन के लिए निकाला, तो डेफिनेटली ये क्लियर है कि डेफिनेटली आप अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हैं, अवेयर होना चाहते हैं, जागरूक होना चाहते हैं। तो इस बात के लिए सबसे पहले तो एक जोरदार तालियां बनती है कि आप सभी ये ग्रुप सक्सेस मंत्रा एडुकेयर सन 2015 में 1 मई 2015 में स्टार्ट हुआ था और इसी स्कोप से स्टार्ट हुआ था कि हम बच्चों के करियर के लिए, भविष्य के लिए काम करेंगे। हमारा जो पहला सेटअप हुआ था आइल्स और स्पोकन इंग्लिश, उसके बाद हमारा सेकंड ग्रुपिंग हुई सैनिक एंड मिलिट्री एडुकेयर। जैसे कि आप यहाँ ऑलरेडी काफ़ी बार आ चुके हैं, आपको पता है कि यहाँ स्टूडेंट्स ट्यूशन्स के साथ साथ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। और अभी जो इस साल का रिसेंट रिजल्ट, हमारे बच्चे 4 स्टूडेंट्स राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट हुए। उनमें से एक के पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं। उस बच्चे का नाम आयुष उचार्य, जिन्होंने सैनिक स्कूल चहल में सर धौलपुर में इंटरव्यू देके आए एंड फॉलोड बाय अब रिजल्ट आते ही फिर इंटरव्यू के बाद मेडिकल प्रोसेस एंड फाइनल सिलेक्शन। अभी रिसेंटली जो न्यूज़ जैसे रिजल्ट आया सैनिक स्कूल, जहां हमारे 35 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, उसमें से 30 स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो अगर ये 8 साल की पिछली जर्नी देखें तो 8 साल में आज की डेट पे हमारे पास जो सिलेक्शंस, हमारे पास जो क्वालिफाई हुए हैं, दैट इज टोटल 135 सिलेक्शंस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आपके जितने भी गुड विशेष साथ में हैं, डेफिनेटली हम और आगे अच्छा करेंगे। राइट, इस सेशन में जो जिस सेशन के लिए आप आए, ये सेशन बेसिकली इज बेस्ड ऑन गुड पेरेंटिंग, कि गुड पेरेंटिंग क्या होता है, क्या क्या हमें चैलेंजेस आते हैं एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और एक पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ आप डेस्क में बैठाने के एक हमारा वो भी एक पॉइंट था कि एक डेस्क पे बैठ के आप एक स्टूडेंट की फीलिंग ले। जब तक हम बीइंग ए पेरेंट स्टूडेंट की तरह नहीं सोचेंगे तो डेफिनेटली हम डिफरेंस हो जाता है। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो सोच होती है वो डिफरेंट हो जाती है। राइट, इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, काफ़ी एजुकेटेड पेरेंट्स हैं हमारे बीच में, तो इन सबको ऑलमोस्ट पता होता है। पर और क्या हम इस सेशन से सीख सकते हैं? अगर हम आर्ट्स कहते हैं, कई लोग आर्ट्स सोच के कहते हैं कि आर्ट्स कहीं नेगेटिव तो नहीं, आर्ट्स नेगेटिव नहीं, आर्ट्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है। क्या बच्चा जो सोचता है करने के लिए, क्या पेरेंट्स भी वही सोचते हैं? क्या बच्चे के अंदर जो टैलेंट है, क्या वो टैलेंट के अनुसार बच्चा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? डेफिनेटली उसके हिसाब से क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। तो इस सेशन को और ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं सहदेव कुमार शर्मा सर को बुलाना चाहूँगा कि इस सेशन को आगे बढ़ाएं। सहदेव कुमार शर्मा सर सक्सेस मंत्रा एडुकेयर के फाउंडिंग डायरेक्टर हैं और सर एक्स इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ में इन्होंने एडवोकेट भी हैं। राइट, तो आई विल रिक्वेस्ट एडवोकेट सहदेव कुमार शर्मा सर, प्लीज हैंड ओवर द सेशन। सो गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। पहले तो सभी फौजियों के साथ में फिर मैं एक्स सर्जेंट हूँ, एयरफोर्स से रिटायर्ड हुआ हूँ, तो बट हमारा कैरियर काउंसलिंग में और ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा शौक है। तो हम लोग आर्मी में भी बात करते रहे, भी आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते। जब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की थी तो मैं 12th में था, 12th पास की थी, तो नॉन मेडिकल से, तो मैं वहाँ चला गया एयरफोर्स में। वहाँ जाकर मैंने MA हिस्ट्री किया, LLB किया, MBA किया, MPhil किया और उसके बाद में 20 साल नौकरी के बाद में जब मैंने एयरफोर्स छोड़ी है तो मैं लवली में असिस्टेंट प्रोफेसर था, तो 12-13 सब्जेक्ट्स पढ़ाए। तो कहने का मतलब ये है भी लाइफ में कैरियर बहुत ज़्यादा ग्रोथ मैटर करती है। कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है,
जो आज की छोटी सी ये प्रेजेंटेशन है, तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग अच्छे पेरेंट्स कैसे बन सकते हैं। कहीं आज इसलिए हमने आज बच्चों को नहीं बुलाया, क्योंकि बच्चों को साथ बुलाते हैं तो किसी और तरह की बातें होती हैं, अगर हम पेरेंट्स को बुलाते हैं तो किसी और तरह की बातें होती हैं। तो आइए आज का जो सेशन है वो हम शुरू करने की कोशिश करते हैं। ये सेशन में हम आपको थोड़ा सा कैरियर काउंसलिंग के लिए गाइडेंस देंगे, थोड़ी सी हम बताएंगे भी पेरेंटिंग के क्या क्या इश्यूज़ हैं। आप यंग पेरेंट्स हैं या आपके यंग चैलेंजेस हैं, तो वो चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्या वो सच में है कि नहीं। अब ये जो सेशन है ना सर, सभी हमारी मातृशक्ति भी बैठी हुई हैं, हमने कुछ आपको पढ़ाना नहीं है, हमने आपसे डिस्कस करवाना है। क्या आप वाकई आपने हमें भी फीडबैक देनी भी वाकई ऐसे हो रहा है हमारी ज़िंदगी में, क्या हम पेरेंट्स को ऐसे ही डील कर रहे हैं, हम बच्चों को ऐसे ही डील कर रहे हैं, हमारे बच्चों के बेसिक इश्यूज़ क्या चल रहे हैं। ठीक है जी। सबसे पहले होता है पेरेंटिंग होती क्या है जी। हम सबके बच्चे हैं, पेरेंट्स के 3-4 फैक्टर्स होते हैं। मेरा भी बच्चा है, हम सबके बच्चे हैं, गुप्ता सर के बच्चे हैं, मैम के भी, सर के भी, आप हम सबके बच्चे हैं, हम पेरेंट्स हैं। तो पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, क्या एक पेरेंट्स मान लो बायोलॉजिकली हमने एक बच्चे को पैदा कर दिया, वो अपने बड़ा हो रहा है, अपने वो काम कर रहे हैं। क्या हमारे माँ बाप ने उस समय इतनी टेक्नोलॉजी वास्ट नहीं थी, ऐसे सेशंस नहीं थे, ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, परंतु आज तो है। तो पेरेंटिंग क्या होती है, हमारी सबकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। मेरे हिसाब से जो पेरेंटिंग क्या होनी चाहिए, पहले तो रेजिंग, बच्चे को उठाना है। अब उठाने का मतलब ये है फिजिकली तो उठाना ही है, खाना देना है उसको, आपने बाकी चीज़ें समझानी है, ज़िंदगी कैसे चलानी वो उठाना है। नंबर 2 पे सपोर्ट करना है। हमारे यहाँ पे 10 पेरेंट्स हम बैठे हुए हैं, हमें बच्चे को सपोर्ट करनी है। जैसे हम घर में तुलसी का पौधा लेके आते हैं, फिर हम उसको खाद भी देते हैं, फिर तुलसी का पौधा कभी देखिए हवा आती है तो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, फिर हमको मिट्टी लगा के फिर हम सीधा करते हैं। सर किया या नहीं आज तक? करते ही है ना। भी एक अच्छा पेड़ उग रहा है, हमें पेड़ को उगता हुआ देखते कितनी खुशी महसूस होती है, तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हम लोग तो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, पर हमने जहाँ पर ये मिशन लिया है, हम तो स्कूल गांव में भी जाएंगे जहाँ बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड पेरेंट्स नहीं हैं जो आर्मी बैकग्राउंड से हैं या बहुत अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं, ऐसे नहीं हैं। तो बच्चे को सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। ठीक है जी। फिर बच्चे को प्रमोट भी करवाना है। मैं आपको जब आपकी मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा ना, आप एनालिसिस करके देखिएगा भी क्या आप सच में ऐसा करते हैं। हमने कभी भी बच्चों को एज ए नॉर्मल इंसान ट्रीट नहीं करते। बड़ी छोटी सी एग्जांपल है, सॉरी टू से, हम सब सीनियर्स बैठे हैं, हर पेरेंट्स की ये कंप्लेंट है भी हमारे बच्चे नॉर्मल नहीं हैं। मैं आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप पेरेंट्स नॉर्मल हो? दिल खोद पे छाती पे हाथ रख के जवाब दीजिए भी यस आई एम ए आइडियल पेरेंट्स। जब हम आइडियल पेरेंट्स नहीं है यार, बच्चे आइडियल्स कहाँ से, हम एक्सपेक्ट कैसे करते। मैं चाहता हूँ मेरे घर में कोई अंकल आंटी आए, हम मेरे को पता है डिफेंस कल्चर क्या है, अंकल आंटियाँ आते जाते रहते हैं, होली में भी 50 लोग आएंगे। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा पाँव हाथ लगाए उनके, मैनरली बिहेव करे, सामान उठा के दे दे, सपोर्ट करे। आप उसको कुछ भी बोल दो, आप किसी के सामने उसको डांट दो, किसी के सामने उसके थप्पड़ मार दो, तो क्या ये सपोर्ट है? तो प्लीज़ आज अपना नज़रिया, हमने आपका नज़रिया चेंज करना। हमें अच्छे बच्चे तो हैं, हमारे पास अच्छे बच्चे हैं, भगवान ने जो दिया बेस्ट चाइल्ड हमें दिया, जो हमें चाहिए था वही मिला। पर क्या हम अच्छे पेरेंट्स हैं? कितनी बार आपकी लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल हुआ होगा, कोई अंकल मिलने आए, आपने बच्चे को खुद बोला है अभी बोल दो अंकल को भाई पापा घर में नहीं है। सर ऐसा प्रैक्टिकल हुआ या नहीं हुआ? फिर आप एक्सपेक्ट करते हो भी आपका बच्चा सच बोलेगा, फिर वो झूठ बोलता तो आप उसको डांटोगे? आपने तो खुद ही उसको सिखाया। आपका बच्चा बोलता पापा 10 रुपये चाहिए कैंडी लेनी, बोले चेंज नहीं है, और बच्चा फिर चोरी चोरी आपका पर्स खोल के देखता है 10 रुपये वहाँ होते हैं। सर ये सच है या नहीं? सच है या नहीं? फिर कैसे एक्सपेक्ट करते हो भी आपका बच्चा मतलब, तो ये चीज़ें होगी। अभी आप देखिएगा आगे आगे सेशन में हम लोग कुछ मतलब नॉर्मल डिस्कस और खुल के बात करिए। यहाँ कोई बच्चा नहीं है यार। हमने आज मान लो वी हैव टू बी गुड पेरेंट्स। हम मैं भी देशभक्त हूँ, आप लोग भी देशभक्त हैं, सर के सर हम सब देशभक्त हैं। हमें भाई एक नया मोदी चाहिए, हमें एक नया अंबानी चाहिए। मेरा देश मर जाएगा यार अगर हम आने वाली पीढ़ी को नहीं बना पाएगी। हमारे आने वाली पीढ़ी मतलब बिल्कुल आपको पता ही है कैसी निकल रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, वो भी मैं इशू आपसे डिस्कस करूँगा। तो बच्चे को सपोर्ट करनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको आइडियल पेरेंट्स बनना पड़ेगा। और थ्रू आउट द लाइफ
जो एक हम पौधा घर में लगाते हैं ना जी, उसको पूरी ज़िंदगी हमें पानी देना पड़ता है। ऐसा थोड़ी अभी पैदा आ गया, 4 पत्ते निकल गए, अब इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको सपोर्ट चाहिए। ठीक है जी। अब उसको सपोर्ट कैसी कैसी चाहिए? फिजिकल सपोर्ट चाहिए, वो तो आप देते हो, मम्मियाँ खाना बनाती हैं, पापा राशन पानी ले आते हैं, फ्रूट्स ले आते हैं, मैंगो ले आए, खा पी लिया, वो फिजिकल ग्रोथ होगी। इमोशनल ग्रोथ, बच्चे को इमोशनल सपोर्ट, कि आपके बच्चे कभी लाइफ में फेल नहीं हुए क्लास में? क्या कभी वो मिड टर्म में या कभी वो सप्ली नहीं लेके आएंगे? लेके आएंगे। बच्चा शीशे की तरह होता, वो बार बार टूटेगा। तो क्या आप फेविक्विक हो बच्चे के लिए? हम तो इंडियन पेरेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ, हम तो ऐसे पेरेंट्स हैं, आप मैं क्वार्टरों की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे क्वार्टरों में किसी का बच्चा एनडीए क्लियर कर जाए ना, हमें खुशी हो या ना हो, हम अपने बच्चे की जान निकाल देते। देख ले अंकल का बेटा, देख ले अंकल का बेटा, देख ले अंकल का बेटा। पीछे पढ़ते हैं नहीं? अब जैसे सर ने बताया कि इनका बेटा भी मतलब क्लियर कर गया, आप बोलोगे ये दूसरे का देख ले, तेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट था। हम लोग ऐसे पेरेंट्स हैं, पड़ोस वाले के अगर बच्चे ने गोल्ड मेडल ले लिया ना, हम अपने बच्चे को पीटेंगे उस दिन रात को, भी तेरे से क्यों नहीं होता यार। तो क्या हम नॉर्मल पेरेंट्स हैं? बच्चा इमोशनल आपकी बैकअप नहीं चाहता आपसे? बहुत चाहता है बच्चा। वो बेचारा कुछ बता नहीं पाता, छोटा है, रिसोर्सलेस है, छोटा पौधा है, वो क्या करेगा? ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चा चाहता है सोशल रिकॉग्नाइजेशन। यार अपने बच्चे की ना सिफ्त करा करो। बच्चा, मैं मानता हूँ पढ़ने में डफर है, पढ़ने में मॉक्स नहीं लाता, पर बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, पेंटिंग बहुत अच्छी करता है। हम लोग क्या ना, हम लोग फौजी हैं सर, सॉरी टू से, मैं भी फौजी रहा हूँ। हमारा फोकस ना क्वार्टरों की वजह से सिर्फ एनडीए सीडीएस ये फोकस्ड है, मतलब बिल्कुल भी बच्चा टॉप क्लास निकल जाए हमारे। क्यों? हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है। पड़ोस में मिश्रा जी रहते हैं, उनके 2 बच्चे डॉक्टर है, 1 इंजीनियर है, उसका हमें ज़्यादा प्रेशर है। मैं तो कभी नहीं चाहूँगा मेरा बच्चा पेंटर बन जाए जी। चाहे मेरा बच्चा एम एफ हुसैन बनना हो, मेरे बच्चे ने लियोनार्डो डा विंची बनना हो, या मेरे बच्चे ने दिलजीत दोसांझ बनना हो, मैं उसको बनने नहीं दूंगा। मेरा बच्चा अच्छा गाता, मैं उसको गाने नहीं देता, माइक उठा के फेंक दूंगा, नहीं तूने गाना नहीं है, पढ़ सिलेबस पढ़, सिलेबस पढ़, सिलेबस पढ़। तो बच्चे ऐसे होंगे। पंजाब में आप रहते हो, सिद्धू मूसेवाले का नाम सुना है जी? क्या क्वालिफिकेशन थी उसकी, आपको पता? बताइए, किसी को पता? तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी? बीटेक मैकेनिकल, एमटेक मैकेनिकल फ्रॉम टोरंटो यूनिवर्सिटी, गोल्ड मेडलिस्ट। और वो बना क्या? सिंगर। वो तो बचपन से ही गाता था, वो अपने कॉलेज में वो गाता था, और बापू उसकी गालियां देता था। भगवंत मान को ले लीजिए, लाइव एग्जांपल है, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। बापू बोला नहीं, बापू टीचर था हमारी तरह, नहीं नहीं तू ये कर, वो चोरी चोरी एक्टिंग करता था। और देख लो फिल्मों में भी आ गया, क्या वो एक टीचर रहता तो शायद चीफ मिनिस्टर नहीं बनता, अब एक्टिंग से वो पॉपुलैरिटी ले गया। वो ऐसा है। हम ये चीज़ क्यों नहीं समझते हमारा बच्चा कैसा है? हम लोग क्यों उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही डालना चाहते भी, तू यहीं रहना है, तेरे लिए यही चीज़ है, यही तू करेगा। इसलिए डिफेंस वालों के बच्चे ज़्यादातर नौकरी ओरिएंटेड है। सर नौकरियों में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा। आप बाहर हो तो जो आपके सामने खड़ा है ना, गवर्नमेंट जॉब भी की है, प्राइवेट जॉब भी की है, और बिजनेस भी किया। आप तीनों का मुझे प्लस माइनस पता चल गया। हमारे टाइम में ज़रूरत थी, रिस्पेक्टेबल जॉब है, अच्छी जॉब है, देश की जॉब है, गुड है, पर इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हमारे बच्चे कर सकते हैं। यार आप उनकी प्रतिभा पहचानो तो। अब आप घर जाके आप देखिएगा भी, आप मतलब कहाँ मतलब वो चीज़ें आप लैग कर रहे हो। तो बच्चे को कॉग्निटिव डेवलपमेंट देनी है, अपने बच्चे का पूर्ण विकास देना है। कुछ पेरेंट्स होते हैं सिर्फ फिजिकल पे। आप जैसे हमारी मदर्स बैठी हैं, 3 सामने 4 मदर्स बैठी गुप्ता मैम, इनका फोकस क्या होता है? बापू का फोकस कुछ और होता है, और मदर का फोकस कुछ और होता है। एक बुक है, कभी लाइफ में मौका मिलेगा ना जी, पढ़िएगा, मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। लेडीज और जेंट्स में बहुत फर्क है सर सोच में। जेंट्स, हम जितने भी बैठे हैं, 6-7 जेंट्स बैठे, हम लोग 20 साल आगे सोचते हैं। आप देखो, आप कभी भी बात करो या कभी भी आप अकेले बैठ के सर सोचो, आप 20 साल बाद अच्छा जॉब छोड़ दूंगा, फिर वहाँ घर बनाऊंगा, फिर मतलब आप 20 साल आगे चलते हो। लेडीज लिव इन द पास्ट। मेरी सास ने ऐसे किया था, मैं ऐसे थी, जब मैं क्वार्टरों में आई ये तो शेयरिंग में रखवाता था, ये है वो है। नो बडी इज लिविंग इन प्रेजेंट। लेडीज पास्ट में रहती हैं, कुदरत ने ऐसा बनाया है। जेंट्स फ्यूचर में रहते हैं, प्रेजेंट में कोई भी नहीं रहता। सच है या नहीं बताइए?
सच है या नहीं बताइए? अब ये अब हस्बैंड वाइफ है, अब जब भी बात करते हो सर से, सर जब भी बात करते होगे ना, ये 10-15 साल बाद वाली बात करता है और वो पुरानी बात करती है। वो जानते हो गुवाहाटी में थे ना, वो ज़्यादा क्वार्टर अच्छे थे, यहाँ तो कुछ भी नहीं थे। मैं रियलिटी की बातें करता हूँ, काउंसलर हूँ ना जी। रियल फैक्टर है सब। रियल फैक्टर है सर। Yes. आप कहीं भी, आप मैं गलत बोलूँ प्लीज़ मुझे करेक्ट करिए। हम लोग 100 से ज़्यादा लेक्चर्स दे चुके हैं, हमें पता है भी ज़िंदगी तो ऐसी, थोड़ा सा आपसे एज में बड़ा हूँ, शायद 52 ईयर्स हूँ, तो थोड़ा सा ज़िंदगी को ज़्यादा देख लिया। कुछ लोगों के साथ में दिन भर है तो 10,000 स्टूडेंट पढ़ा लिया लाइफ में, इतने लेक्चर्स दे लिए, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में चले गए, तो ज़िंदगी को देखा क्लोज से, यार ऐसे ही है, तो ज़िंदगी ऐसे चल रही। अब पेरेंट्स 4 तरह के होते हैं। एक पेरेंट्स होते हैं जिनको हम टेक्निकली भाषा में बोलते हैं निगलेक्टफुल। आप अपने आप को एनालिसिस करके देखिए भी आप कैसे पेरेंट्स हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा बेस्ट पेरेंट कौन सा है 4 में से। पहला पेरेंट है निगलेक्टफुल, वो बॉदर ही नहीं करता, उसको तो ये भी नहीं पता होता उसका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, कौन से सिस्टम में पढ़ रहा है। मैं फौज वालों की नहीं बात कर रहा हूँ, अब जनरल मास की बात कर रहा हूँ। बहुत ऐसे कैंट में सर इतने बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको ये नहीं पता होगा हमारा बच्चा की फीस कितनी है, तो बिजनेस में बिजी है, जॉब में बिजी है, अपना शाम को दारू पीनी है, अपनी इंजॉयमेंट करनी, दोस्तों के साथ घूमना है, उसको कुछ लेना नहीं। कितने आप फौजियों को छोड़ के कितने ऐसे सिविल में पेरेंट्स होंगे जो बच्चे की मार्कशीट देखते होंगे भी ये किस में वीक जा रहा है। आप लोग तो अच्छे पेरेंट्स हो, आप कॉन्शियस हो, तभी तो आप यहाँ पे बच्चे को भेजते हो, आप वो चीज़ें देखते हो। तो एक ऐसा पेरेंट्स होता है जो टोटली नॉर्मेटिव होता है, वो बच्चे के लिए बॉदर ही नहीं करता, माँ ध्यान ही नहीं देती। बीइंग ए मदर, आपको आपके बच्चे की डाइट पे ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आपका बच्चे का पेट फूल रहा है, आपका बच्चा ढीला ढाला पड़ा हुआ है, डी शेप हो गया है, हमारी एज में अगर डी शेप हो जाए तो ठीक है, हम तो 52 ईयर हो गए, हम मोटे होना ही है, हमें बायोलॉजिकल है। 15-16 साल का बच्चा डी शेप होकर बैठा है, मदर उसको खिलाई जा रही है, दबा दबा के खिला रही है, और खा तू और खा, बीक। मदर की आंखें ऐसी होती है जी, इसमें थोड़ा चश्मा होना चाहिए। मदर को ऑलवेज अपना बच्चा वीक ही दिखता है, वीक ही दिखता है, उसको लगता है ये कमजोर है। हस्बैंड को बोलेगी नहीं नहीं 2 परोठे खा लिए, तीसरा नहीं मिलेगा, बेटे को दबा दबा के खा तू खा, मोटा हो जा, आनंद ले। दूसरे होते हैं परमिसिव। अब परमिसिव में क्या होता है, बच्चा आपको डोमिनेट करता है, नहीं 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 पापा ऐसे करेंगे, नहीं 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 पापा ऐसे करेंगे। आपको क्या पता, मेरे को सब पता, मैं मॉडर्न बच्चा हूँ, ये है वो है। अभी आपके बच्चे छोटे हैं, थोड़े से बड़े हो जाने दीजिए, थोड़े से बड़े हो जाने दीजिए, यू विल कम टू नो भी आप कैसे। थोड़े से बच्चे को बड़े होने दीजिए, बच्चा आपको डोमिनेट करेगा। आप बोलोगे स्विफ्ट लेनी है, अरे नहीं नहीं स्विफ्ट कौन लेता है, i20 लो। मैम प्लीज आगे आ जाइए, सर आप आगे आइए प्लीज, आगे आ जाइए, आप आगे प्लीज। तो बच्चा बोलेगा i20 लो, बच्चा आपको डोमिनेट करेगा, और आपके बच्चे करते भी होंगे। मदर्स को तो मदर सॉफ्ट टारगेट है ना, जब भी पापा से डांट पड़नी है तो नेक्स्ट टारगेट बच्चे का मम्मी होती है, मम्मी को दबा देना उसने पूरी तरह से। क्यों, पापा के आगे तो बोल नहीं पाता, वैसे भी हम लोग फौजी हमारे सामने तो वैसे ही नहीं कोई बोल पाता, हमें आदत होती भी सावधान में खड़े रहो, बच्चे को भी हम यही कहते हैं ऐसे खड़ा रहे। तो मम्मियों को वो पूरा डोमिनेट करते हैं, तो वो नॉर्मेटिव बच्चे होते हैं, नॉर्मेटिव पेरेंट्स है। प्लीज़ बच्चों को कभी सर नहीं चढ़ाना। मेरे को भगवान ने एक ही बेटा दिया है, इसका मतलब ये नहीं मैं उसको यहाँ पे बिठा के चलूँगा, सॉरी मैं नहीं चढ़ाऊँगा उसको, बिल्कुल नहीं चढ़ाऊँगा। नॉर्मल वे में रखो, ठीक है यार, जहाँ तेरी सुननी तेरी सुननी, मेरी सुननी मेरी सुननी, बात खत्म। तीसरे तरह के पेरेंट होते हैं अथॉरिटेटिव। वो घर में घुसते हैं ना, टीवी बंद हो जाता है, मम्मी भी बोलेगी ना पापा आ गए, नीचे वही क्वार्टर में आ गए, वही कार का हॉर्न नहीं बजा है, फटाफट टीवी बंद, बच्चे ने फटाफट किताबें खोल ली। इतना यार हिटलर हो, इतना टेरर, तो क्या ये जिंदगी है? मैं आपकी नहीं बात कर रहा, जनरल की बात कर रहा हूँ। कितना आपका टेरर है, कितनी लेडीज, मेरे को पूरा पता है लेडीज, आप मैम देखते हो टीवी सीरियल्स, जब सर आते हैं तो थोड़ा सा होते ही जाते हो कि अब बंद करता हूँ, होता है या नहीं होता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब आप देखो, आप दिन भर टीवी सीरियल देखते हो, बच्चों के साथ में बैठ के देखते हो, तो बच्चा देखना चाहता है तो फिर नहीं नहीं नहीं, तेरे एग्जाम आए हुए हैं। पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है, खत्म ही नहीं होता। अनुपमा रोती रहती है, अक्षरा रोती रहेगी। यार हम तो पहले ही जिंदगी में बहुत रो रहे हैं यार,
बस करो, कोई अच्छी चीज़ दिखा दो यार। जो आप देखते हो आप वही करते हो, फिर जो आप करते हो वही आपका बच्चा करता है, फिर बच्चा क्यों नहीं करता? मैंने एक दिन अपने बेटे को डांट लगाई, उसने कुछ बात की, खाना खा रहा था, बोला वो अक्षरा का, मैं कहा ऐसी तैसी तेरी अक्षरा का पंजाबी स्टाइल में। नो, मैं मैडम को बोला तू सीरियल देख, तेरी एज है, यू एंजॉय। अगर ये तेरे साथ में बैठा है, मैंने देख लिया तो इसकी खड़कंतरी होगी, तू भाई तू और कुछ देख, नेशनल ज्योग्राफी देख, कुछ और देख, काम की चीज़ देख यार। तूने कैरियर बनाना, 18 साल का तू है, तू अक्षरा के चक्कर में पड़ा हुआ है। और कितनी गलत चीज़ फीड हो रही है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये पेरेंटिंग का इशू है ये इंडिया में। हमारा फॉरेन, हमारे कंट्री सर टॉप में जा रहा है इसलिए इंडिया में। आज ही मेरे बेटे का कनाडा से फोन आया, वो भी कनाडा में, बोला पापा इंडिया टॉप में जा रहा है। वो बच्चा अभी समझ गया, वो बीबीए करने गया हुआ कनाडा में, बोला इंडिया टॉप में जा रहा है। इंडिया को बर्बाद पता कैसे हो रहे हैं? बच्चों को दे दिया चिन चिन, कार्टून्स, दे धड़ोधड़ बच्चे आते, कार्टून कार्टून कार्टून। लेडीज को दे दिए सीरियल्स, और जेंट्स को क्या दे दिया? आईपीएल, प्रो कबड्डी। आपकी पूरी जनरेशन बर्बाद हो गई। कभी विवेक बिंद्रा को आप सुन के देखना, जानते हैं विवेक बिंद्रा को? सुना करो बच्चों को, तब जो आप सुनोगे तभी तो बच्चे सुनेंगे। विवेक बिंद्रा को सुनो, बोला मैंने 10 साल से टीवी देखा ही नहीं है, आई लिसन टू द न्यूज, वो भी मोबाइल पे 2 मिनट का काम है, 10 न्यूज टॉप इंडिया की आ गई। एक मेरी क्लास में कोई मैसेज, जैसे आप लोग बैठे, मैं बच्चों को पढ़ा रहा, तो मैं किसी को बोला भी किसी ने खास कोई चीज जिंदगी में की तो बताओ। तो एक लड़की बोली मैंने एक मूवी 100 टाइम्स देखी। कोई मूवी थी DDLJ, क्या नाम है सर उसका? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बोली 100 बार देखी मैंने। मैं कहा 3 घंटे इंटू 100, 300 आवर्स। मैं कहा जब आपने 100 बार देख ली, स्टोरी चेंज हुई? बोली नहीं। मैं कहा कोई कपड़े चेंज हुए हीरोइन के? बोले नहीं। मैं फिर क्या फायदा यार, बहुत अच्छी लगी तो आप 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, बात खत्म। फिर आप वही चीजें आप करवाते हो। मेरी वाइफ भी टीचर थी, मुझे आज भी याद है स्मृति ईरानी का जब हस्बैंड की डेथ हुई थी, सीरियल में महीर नाम था उसका, सास भी कभी बहू थी। तो मेरी वाइफ को सर एक फोन आया उसकी को टीचर का, बोली आज रात को महीर मर गया, आप रोए तो नहीं? मैं कहा नहीं। बोली कल ऐसा ही इकट्ठे मिलके रोएंगे। मैं कहा यार कितनी बकवास है ये। वही हमारा सिस्टम चल रहा है भाजी। कितने ऐसे घर हैं जहाँ पे रोटियां सड़ जाती है और मैडम का एक पैर किचन में होता है और दूसरा टीवी में होता है, बस फटाफट रोटी दे दे, इसके मुंह में ठूस दे, अब ये ऑफिस से आकर खिला दूंगा इसको, सीरियल इंपॉर्टेंट है। जबकि वो रिपीट भी आता है। आपके पर्सनल रिलेशन, आपके हस्बैंड के रिलेशन, वाइफ के रिलेशन एक दूसरे के साथ खराब हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, एंड चिल्ड्रन आर वॉचिंग। आपको लगता है भी आपके बच्चे देखते नहीं है, बच्चा वो फिर 2 साल का है या बच्चा 10 साल का है, ऑब्जर्व करता है आपको। बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने अपनी लाइफ कैसे लीड की है। जब भी मैं अपने घर में बैठता हूँ, मैं बिल्कुल अपनी वाइफ के साथ चिपक के भी बैठ जाता हूँ। मेरा बच्चा कस्टम टू इट है, बोला हस्बैंड वाइफ है, बैठोगे यार तो किसके साथ बैठोगे? पड़ोसों के साथ भी जाके बैठोगे, बैठो। अब मैं वृंदावन घूम गया, मेरे बेटे को मैं कहा मैं वृंदावन जाऊँ, बोला जाओ यार, गो ऑन योर ट्रिप, नाउ यू आर फ्री, एंजॉय योर लाइफ। बच्चे को दोस्त बनाना पड़ेगा यार। बहुत वो सॉफ्ट चीज़ है, वो मटका है, मिट्टी है, और जैसे आप फोल्ड कर दोगे ना बन जाएगा। और चौथा तरह का पेरेंट्स होता है जो पेरेंट्स बच्चे को डांटता भी है और सॉल्यूशंस भी देता है। बच्चे को डांटना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी अगर चैनलाइज नहीं होगी ना, अगर गंगा नदी को मैं मोड़ूंगा नहीं तो वो नदियाँ नहर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। जहाँ डांटना है लॉजिकल डांटना है, बिना मतलब के बच्चे को नहीं डांटना। ये हमारे 4 तरह के पेरेंट्स हैं। आपने खुद सोचना भी आप कैसे पेरेंट्स हो। मेरे को पता है यहाँ पे जो मैं लास्ट कैटेगरी बताया, हम पेरेंट्स ऐसे ही हैं। बच्चे को डांटना भी है, बच्चे को सुधारना भी है, और बच्चे को सपोर्ट भी करना है, इमोशनल सपोर्ट। और एक सिंपल सी लॉजिक मेरे दिमाग में है, प्लीज़ अपने बच्चे की बेइज्जती किसी के सामने मत करो। अंदर उसको किचन में ले जाके दन शौक है तो मार भी दो। जब बच्चे की पेरेंट्स अब दूसरे के सामने बेइज्जती करते हैं और अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं दूसरों के सामने, अंकल आंटी आए वो उनके सामने, वो देख इनका बच्चा देख, वो है यार, यही है। अब मुझे बताओ, अगर मछली सारी जिंदगी कोशिश करती रहेगी वो पेड़ पे चढ़ जाए, क्या चढ़ पाएगी? और मैं बंदर को बोलूं भी तू नीचे जाके स्कूबा डाइविंग करके आ जा, नीचे से शार्क की तरह तू घूम ले, वो घूमेंगी? हमें तो पता ही नहीं है हमारा बच्चा है क्या। तो ये नहीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमने सेशन ये थोड़ा सा हम चला रहे हैं।
प्लीज़ आप बोलते रहिए, बीच में बोलिए जरूर, मुझे बोलने वाले ही अच्छे लगते हैं। ये कोई लेक्चर नहीं है, डिस्कशन है जहाँ आपके एक्सपीरियंसेस भी आए, हमें भी तो पता चले पेरेंट्स क्या सही सच है। अब हमारे पास चैलेंज क्या है एज ए पेरेंट्स, हमारे पास चैलेंज क्या है, हमारी क्या प्रॉब्लम है, बच्चों की छोड़ो, अब हमारी क्या प्रॉब्लम है। नंबर 1 पे हमारे पास समय नहीं है, लैक ऑफ टाइम। हम लोग फौजी हैं, टीडी आ गई है, इधर उधर जाना है, कुछ एक्सरसाइज आ गई, कोई और इशू हो गया, हमारे पास समय ही नहीं है। ये सबकी प्रॉब्लम है या नहीं? यस सर। अब समय मैनेज करना पड़ेगा, आपको अपने बच्चों को समय देना पड़ेगा। जितनी देर आप रील्स लगाते हो, थोड़ा सा हाथ खड़े करिए, कितने लोग यहाँ पे हैं जो इंस्टाग्राम पे एटलीस्ट 1 घंटा तो रील्स देखते ही हैं दिन में? सर फ्रैंकली बोलो, मैं तो खुद देखता हूँ 2-2 ढाई घंटे। हाँ, वो पाजी देखते हैं। तो पाजी उसमें 1 घंटे में ना प्लीज 10 मिनट अपने बच्चे को दे दो। आपके कितने बच्चे सर? एक गुड़िया एक बेटा। हाँ, कितनी एज के हैं? बेटा 19 साल का है, हाँ। 15 साल का। दोनों को बिठाओ साथ में, और दिन में एक बार अपना खाना इकट्ठे खाया करो एट ए टाइम। और लेडीज हमारी पता क्या आदत होती है, गरम गरम खा लो जी, गरम गरम खा लो जी। अब एक गरम गरम को छोड़ो, सारे टिफिन में डालो, सबको बिठाओ। वास्तुशास्त्र ये कहता है एटलीस्ट दिन में एक खाना आपका इकट्ठे होना चाहिए, और वो डिनर है। बच्चों के साथ में बैठो, और भी तेरे क्लास में चल रहे हैं। मैं तो बच्चे को रोज पूछता था, और मैं क्या आजकल बड़े बाल बूल ऐसे कर रहा है, कोई सेटिंग तो नहीं होगी तेरी? अरे नहीं नहीं पापा, कैसी बात करते हो? मैं कहा बात क्या करता हूँ, तेरी बॉडी लैंग्वेज शो कर रही है। कमले, हम तो बॉडी लैंग्वेज ट्रेनर है। तो इतना आपको एक मतलब कम से कम एक कोशिश करिए, कम से कम एक एटलीस्ट संडे का ब्रेकफास्ट तो इकट्ठे करिए। और आप भी लेडीज से रिक्वेस्ट है, प्लीज गरम गरम का कहानी बंद कर दो, एटलीस्ट सारा टिफिन में डाल के जबरदस्ती बच्चों को बोलो भी आ जाओ। अब हमारे घर का शेड्यूल पता कैसा है, लेडीज मैडम खाना बना रहे हैं तो बेटा अपने रूम में बैठ के खाना खा रहा है, टेबल पे बैठा हुआ है, बेटी लैपटॉप पे बैठी हुई है, वो अपना टीवी सीरियल देख रहे हैं, अलग अलग खाना खाते हैं। प्लीज एट ए टाइम एक बार तो खाओ, 10 मिनट बच्चों से बात करो, तो हमारे टाइम ऐसे हम मैनेज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ये है, फेलियर टू एस्टेब्लिश बेसिक मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन। हमें सबको ये लगता है कि जैसे हम थे ना, हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। जितना हम अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हैं उतना वो नहीं देते। मैं बाय बर्थ पंजाबी हूँ, आज भी जब भी मेरा यही बगल में गांव है, आज भी मैं जाता हूँ तो मैं गांव में ये नहीं देखता हूँ ये एससी है, ये बीसी है, ये जाट है, ये ब्राह्मण है। नहीं, मेरे गांव का कोई भी बुजुर्ग मिलता है, मैं उसको सच में उसके पैरों को हाथ लगाता हूँ। आप भी चाहते हो आपके बच्चे ऐसे करें, तो बच्चे नहीं कर पाते, बिकॉज दे ऑब्जर्व यू। ये ऑब्जर्व यू, आप जब छुट्टी जाते हो तो क्या आपका बच्चा देखता नहीं कि मेरे पापा के साथ में, आप उसको गांव के साथ में ले गए हो, गांव में कौन कौन लोग मिल रहे हैं, आप उनसे जय श्री राम बोल रहे हो, सत श्री अकाल बोल रहे हो, तो बच्चे नहीं देखते। अपने बच्चे को प्लीज इनकलकेट आप, ये हमारी बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है। और एक मैंने फौजियों की देखी है, सॉरी टू से, मेरी कुछ एग्जाम्पलें ऐसी आती है जो बहुत प्रैक्टिकल है। फौजी के बच्चे बेइज्जती पता कब करवाते हैं? जब अंकल आंटी घर में आए हो। अब छोटे बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ, एटलीस्ट 5-6 साल बच्चे, अंकल आंटी अभी बैठे हैं हमारे यहाँ तो नमकीन और बिस्कुट सबको देंगे। आपके बच्चे सबसे पहले ही चट कर जाएंगे और आपकी ओर देखते रहेंगे और खाते रहेंगे। भी आप तो कुछ नहीं कर सकता। किस किस के साथ ये हुआ है? मुझे प्रैक्टिकल बताओ, किस किस के साथ हुआ है? हुआ या नहीं हुआ? हाथ खड़े करो, फिर क्या हुआ? होता है ना। मेरे को ये प्रॉब्लम पहले ही पता थी, इसलिए जब भी अंकल आंटी ने आना ना, मैंने बच्चे को पहले ही ठोक के खाना खिला देना 1 घंटा पहले। सोल्यूशन, अंकल आंटी बोलेगी बेटा ले ले, वो बोलेगा नहीं भूख नहीं है, पहले ही सेटिंग करके रखी, भूख तो तभी नहीं है। और पंजाबी बच्चे तो स्पेशली तब बेइज्जती करवाते हैं जब गेस्ट घर में आए हो। अब सर का आपके घर में गेस्ट आ गए, उसी समय लड़का आएगा, वो 20 रुपए देना जरा कुरकुरे लाने। अब तो कुछ नहीं कर सकता। अब गुप्ता सर आए बैठे हुए, कोई खास मीटिंग चल रही है, अब कुछ नहीं करोगे। और उस समय पेरेंट्स को तभी ले इसका मुंह बंद कर, ले जा तू जा। मैडम होता है या नहीं? होता है या नहीं? दिस इज प्रैक्टिकल। आप बताओ मैं कहाँ गलत हूँ? इट हैपन्स। तो अब बच्चों को वैल्यू क्रिएट करने के लिए फिर उनको कुछ वीडियोस दिखाइए, उनको कुछ अपनी संस्कृति बताइए। सिख धर्म के हो तो सिख धर्म के बारे में बताओ, हिंदू धर्म के हो हिंदू धर्म के बारे में बताओ, क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन के लिए बताएं, मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म के बारे में बताएं। उनको जानकारी तो हो, बच्चों को अच्छा सब जानकारी है। बच्चों को अपना कुछ नहीं पता। मैं डुप्लीकेट प्लास्टिक का ब्राह्मण हूँ, मुझे 10 श्लोक में नहीं आते। सिख बैठे हैं तो सिख प्लास्टिक के हैं, 5 प्यारे उन्हें ना नहीं आते, 10 गुरुओं के ना नहीं आते। क्रिश्चियन है तो उनको ये नहीं पता प्रोटेस्टेंट्स क्या है, वो क्या थे, वो क्या था, कहानी कुछ नहीं पता।
क्यों हम लोग बुकिश हो गए हैं यार। हम बच्चों को बस सिलेबस पढ़ ले, तू सिलेबस पढ़ ले, सिलेबस पढ़ ले। जब मैं टीचर्स को ट्रेनिंग देने जाता हूँ ना, टीचर को शर्मिंदा कर देता हूँ, यू आर नॉट ए गुड टीचर। एक तो ये बात सीधी सी है, एक तो आपके पास अच्छे टीचर्स नहीं, नंबर 2 पे आपका घर का सिस्टम भी ऐसा नहीं है। फिर हम बच्चे सोचते हैं भी गुलाब निकले यहाँ से, ना तो आपके जो आपका पॉट है ना तो उसमें खाद अच्छी है ना मिट्टी अच्छी है। भगवान ने गुलाब का पौधा तो दे दिया आपको, फिर उसको यार ध्यान तो देना पड़ेगा ना उसके लिए। तो प्लीज़ वो चीज़ें हम करना शुरू करेंगे। फिर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट, बहुत बार ऐसे होता है हम बच्चों पे ट्रस्ट ही नहीं करते। मैं तो खुद नहीं कभी कभी कर पाता था। कैसे? मैंने बच्चे को 50 रुपये दिए, सामान लाया, वो 25 रास्ते पे गिरा के आएगा जरूर। बच्चे लूज होते हैं। अब देखो मदर्स जब भी बच्चे का, अभी आपका बेटा 19 साल का है, तो जब भी वो आप कपड़े धो, उसकी किसी पॉकेट में से आपको या तो पेन निकलेगा या पैसे निकलेंगे। वो लूज है। नहीं, आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। वो लूज है। मेरे बेटे के ऐसे ही थे, उसको कुछ नहीं पता कौन सी चीज़ कहाँ करी। हम बच्चों पे ट्रस्ट नहीं करते। अब ट्रस्ट कैसे बच्चे पे होंगे? बच्चों को ट्रस्ट कराने के लिए आपको थोड़ा सा लॉस उठाना पड़ेगा, उनको 100-200 हज़ार रुपया देना पड़ेगा। कोई कॉस्टली आइटम उसको बोलो, भाई जा ज्वेलरी शॉप पे जा, ये चांदी की ये चीज़ लेके आनी है, जा तो लेके आ। एक बार गलती करेगा, 2 बार करेगा, यू विल बिकम द, दे विल बिकम द ट्रस्ट वर्दी। और ट्रस्ट के लिए कोई एज नहीं होती। 19 साल का बच्चा भी बहुत मेच्योर है और 60 साल का बंदा भी आप विश्वास नहीं करते उस पर। आप अपने घर में देख लो, हम तो फौजी हैं ना, तो वी आर ट्रस्ट वर्दी। फौज भी हम पे ट्रस्ट करती है, फैमिली भी ट्रस्ट करती है। इवन आप सर घर में छोटे भी हो ना, आपके पापा जी आपके बड़े भाई को लाकर रुपये नहीं देंगे, आपको दे देंगे। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट है, ये बंदा कर रहा है। हम बच्चों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते ड्यू टू सम रीज़न। वो ये भी हमारी एक इशू है। फिर आपके पास एक और बड़ा इशू आ रहा है, पता क्या? आपके बच्चे आपके दोस्तों से ज़्यादा क्लोज हैं, आपसे ज़्यादा। जब भी देखो आपने, मैं अपने फ्रेंड से बात कर लूँगा, मेरा फ्रेंड तो ऐसे कहता है। आजकल फ्रेंड्स कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है, बच्चों को घर पे सपोर्ट नहीं है। मम्मी अपना सीरियल में बिजी है, घर के काम में बिजी है, पापा अपनी ड्यूटी में बिजी है, बच्चे के पास वक्त ही नहीं है। फिर बोलते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गई। क्यों नहीं बनेंगी यार? क्यों नहीं बनेंगी? उनके पास टाइम है। और आजकल अभी तो आप तो सिस्टम ठीक है, सिविल में आप जाओगे तो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है। बच्चा घर में अकेला, मेरे पास एक बच्चा भी आइल्स कर रहा है, टोटली अकेला है दिन भर। बोला सर मैं क्या करूँगा? कल मैं उसको बोला भाई तेरी हेल्थ वीक हो रही है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। बोला हाँ सर मेरे रिलेशन हैं 2-3। मैं कहा बेटा तू गलत कर रहा है। कहता सर मैं करूँ क्या? जो मेरे दोस्त कहते हैं मैं वही करता। वो नशे करेगा, इधर उधर भागेगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों को भी कंट्रोल करने की जरूरत है। ये हमारा बहुत अच्छा इशू। फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जितने यहाँ बैठे हुए हैं सब परेशान है। भी मेरे बच्चे मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं। करेंगे, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको गोली देंगे, आपको बोलेंगे मैं तो सिलेबस पढ़ रहा हूँ। हम लोग इतने टेक्नोलॉजिकल नहीं है, अपडेटेड। हमारे पास एक ऐप है, वो सारा बताती है बच्चा क्या करता है या क्या नहीं करता है। प्लीज़ बच्चे पे फेथ मत, मैं नहीं बोल रहा भाई ट्रस्ट तो करना जरूरी, पर बच्चे को क्रॉस चेक करा करिए। अब बच्चे, सपोज आपका बच्चा 10th में, रात को एग्जाम चल रहे हैं, आप तो अपना खाना वाना पिए, सो गए, हस्बैंड सो गए, तो बीच में उठ के देखो उसको जाके भी, हाँ बेटा दिखा तू क्या लिख रहा है, क्या कर रहा है। एक तो आपका इमोशनल सपोर्ट भी है, प्लस उस पर ऊपर चेक भी है। बच्चे का चेक करना ज़रूरी है। मुझे आज भी याद है जब मैं फौज से कोई छुट्टी आई तो मेरी भतीजी ग्रेजुएशन कर रही थी, तो जैसे वो कॉलेज से आई ना, मैं बोला अपना पर्स दे, जबकि लेडीज़ का पर्स नहीं खोलना चाहिए जेंट्स को। मेरे को मेरी वाइफ का भी नहीं खोलना चाहिए, मेरी भतीजी तो बहुत दूर की बात है। बोली ये लो, मैंने उसका पर्स खोला, मजाक में बोली आपने चाचा ये क्यों किया? मैं कहा इसलिए किया, मैंने देखूँगी तेरे पर्स में कोई सिगरेट तो नहीं, कोई कुछ तो नहीं, यंग लड़की है तो कुछ भी कर सकती है। बोली कर लो। फिर एक दिन मेरा भतीजा आ गया, गर्मियाँ थी, ऐसे उसने शर्ट पहन रखी थी फुल स्लीव। मैं कहा इसको उठा पूरी, देखूँ यहाँ पे इंजेक्शन तो नहीं लिया, क्योंकि उसके कॉलेज में बहुत ड्रग्स चल रही हैं। क्वेश्चन ये है, चेक कर रहे हैं। अब आपका 19 साल का बेटा, 20 साल का बेटा बेटी जो भी है, आप उसकी पैंट धोते हो ना, तो पैंट का वो बाहर निकाल लो, उसकी पॉकेट, और थोड़ा खुशबू लेके देखो, अगर तम्बाकू होगा या सिगरेट लगी होगी आपको खुशबू आ जाएगी। उसको बताने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू चेक। सरकारी बसों में लिखा होता है ना, सवारी अपने सामान दिया आप जिम्मेवार है, तो यू आर जिम्मेवार फॉर योर सेल्फ, है ना जी। ये हमारी बेसिक प्रॉब्लम है, हमें पता नहीं होता बच्चा हमारा कर क्या रहा है। और बच्चे के हाव भाव, गुरदास माने के गाना है मामला गड़बड़ है, बहुत पहले से गाना चला था, आप प्लीज़ उसको सुनो। वो गाना नहीं है, वो फिलॉसफी है लाइफ की। आपके बच्चे के हाव भाव, जब बच्चे आपके टीन एज में आएंगे ना, हार्मोनिक चेंजेस होते हैं, बच्चे के हाव भाव बता देते हैं भी अब ये किसी और दिशा में है। हम लोग उस दौर से गुजरे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी,
थी हमें पता है वो, तो बच्चा तो इंडिकेशन देता है, हम लोग ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, फिर हम बोलते बच्चे गलत हो गए। यार बच्चा किसी का गलत नहीं हो सकता। आज भी रामचंद्र पैदा होने के लिए तैयार है, आज भी गुरु नानक पैदा होने के लिए तैयार हैं। अच्छे पेरेंट्स मिले तो तभी तो वो पुण्य आत्माएं आए। क्या गुरु गोविंद सिंह को दिल नहीं करता मैं दुनिया में फिर जाऊं? कृष्ण जी का मन नहीं करता मैं फिर दुनिया में जाके एंजॉय करूं? राइट पेरेंट्स ही नहीं मिल रहे उनको। अब मैकडोनल्ड की चीज़ है, वो बाजार में तो रेडी पे तो मिलने वाली नहीं, तो हमें बहुत आइडियल कंडीशन में उनको रखना पड़ेगा। ये हमारी प्रॉब्लम है। फिर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, हमारे बच्चों से बहुत उम्मीदें हैं यार, बहुत उम्मीदें हैं। आप भी सपने सजा के बैठे हो मेरा बेटा कर्नल होगा, मैं चाहे हवलदार रह गया। ठीक है, हालात थे, क्वालिफिकेशन थी और सर्कमस्टांसेस थे। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बच्चों से मत रखिए। अनरियलिस्टिक, मैं सोचूं मेरे लड़के ने तो आईएएस बनना ही बनना है, मैं 2 बार पीसीएस का एग्जाम दिया, क्लियर हुआ, पंडित हूँ, नहीं मेरिट में है, नहीं मिला, तो इसका मतलब मैं बच्चे की जान निकाल दूँ भी तूने तो आईएएस बनना ही है। भाई हम अपने सपने बच्चों के थ्रू पूरा करना चाहते हैं, जो कि गलत है। यार उनको बहने दीजिए, सपोर्ट कीजिए, वो अपने आप कुछ ना कुछ, वो भगवान ने लिखा हुआ है लड़ी, व्हाट दे विल बिकम, हमें बस सपोर्ट करना है। नेक्स्ट, एवरेज इन एकेडमिक्स, ये हम सबको प्रॉब्लम है, हमारे बच्चों के नंबर नहीं आते। रिसर्च बताती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिसर्च बता रही है, आप गूगल पे जाके देख लो, जो दुनिया में सबसे सक्सेसफुल पीपल हैं उनकी परसेंटेज पता कितनी है? बिटवीन 70 to 90। अगर आपके बच्चे के 70 से 90% नंबर आते हैं तो बच्चा आपका कुछ भी कर सकता है जिंदगी में, कुछ भी। अगर वो 90 से ऊपर है ना, कुछ नहीं होगा उससे, दिमाग ज़्यादा लगाएगा। जब मैंने एसएसबी फेस की थी फर्स्ट टाइम 1990 में, मैं एयरफोर्स में पायलट बनना चाहता। जब मैं वाराणसी में मैं फेल होके आया एसएसबी में, तब मुझे रियलाइज़ हुआ वहाँ पे ब्रेनी बंदे नहीं चाहिए, फौज में ब्रेनी बंदे नहीं चाहिए। सीओ साहब ने बोला कर दो, क्यों? आप खुद देख लो, जितने इंजीनियर आपके नए नए जो आपके ऑफिसर बन के आ रहे हैं, आप उनकी परसेंटेज सर कभी पूछ लो, कोई बहुत आपके क्लोज हो, 70 to 90 मिलेंगे, क्योंकि डिफेंस वाले कभी भी 90 से ऊपर एसएसबी वाले को मैं नहीं लेते। बोले ये दिमाग लगाएगा। अब गवर्नमेंट ने बोला भी मिशन करना है, पाकिस्तान में घुसना है, जाना है, मारना है उनको, दुश्मन को वापस आना है, तो ये दिमाग लगाएगा सर क्यों जाना है, उसके भी तो बीवी बच्चे हैं, वो भी तो इंसान है, उसका भी ब्लड ग्रुप सेम है। बोला नहीं, इधर सीओ साहब ने बोला काम कर देना, बात खत्म। अगर 60-70 से नीचे है, 70 से नीचे है, तो बच्चा एवरेज एकेडमिक्स है, दैट मीन्स बच्चे का टैलेंट कुछ और है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपने बच्चे को ना फर्स्ट क्लास सिंगर बनाइएगा रादर देन 3rd क्लास डॉक्टर। आज हम लोग सब पेरेंट्स की क्या प्रॉब्लम है? नौकरियां नहीं, नौकरियां नहीं, नौकरियां तो आज भी मिल रही हैं, आज भी लोग एसएसबी क्लियर कर रहे हैं, आज भी लोग बैंक मैनेजर बन रहे हैं, आज भी लोग सब कुछ तो। हाँ, मैं कभी नहीं मानता भी इंडिया में पैसा नहीं, पैसा तो उड़ रहा है यार, पकड़ना तो सीख लो। तो आपने कभी भी इस चीज़ अनरियलिस्टिक जो अपनी एक्सपेक्टेशन है बच्चों से मत रखो यार। बच्चे जब नहीं पूरे कर पाएंगे ना, बच्चा भी फ्रस्ट्रेट होगा, आप भी। अब जैसे नीट के लिए, अब बच्चे नीट के लिए जाएंगे, आपके यहाँ पे होगा दिमाग में भी इनको मेडिकल टेस्ट करा दें, इंजीनियरिंग करा दें। बच्चे ने एक बार बता दिया, इंडिकेशन दे दिया, उससे नहीं हो रहा है, फिर भी आप पीछे पड़े, उसका साल ड्रॉप कर दिया, दूसरा साल ड्रॉप कर दिया, कोटा क्लासेस में भेज दिया। उन्हीं लोगों की फिर न्यूज़ आती है भी बच्चे ने सुसाइड कर दिया। यार भगवान ने एक इंसान दिया है, हमें पता है, मैं पेरेंट्स हूँ, सारे पेरेंट्स हैं यार, बच्चे को एक एक दिन पालना बहुत मुश्किल है। फाइनेंशियली, इमोशनली बीमार होगा, ये करेगा, लड़ाइयाँ करेगा, एक एक दिन बहुत डिफिकल्ट है बच्चे को पालना। हम कौन पेरेंट्स है यहाँ पे जो चाहेगा भी उसके बच्चे का फ्यूचर बर्बाद हो जाए? आप फ्यूचर के लिए कॉन्शियस है तभी तो यहाँ बैठे हुए हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, प्लीज़ मत करिएगा। नेक्स्ट, कंफ्यूजन अबाउट कैरियर गोल्स। आप अपने बच्चे का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो, सच बताइए, मतलब रियल बताना मुझे। कितने यहाँ पे पेरेंट्स बैठे हैं जिनको पता है यार मैं अपने बेटे को ये मेरा बेटा ये बन सकता है और इसको ये बनवा दूंगा मैं इसको? कितने हैं यहाँ पे? 100% श्योर। अभी आपने आपको फीडबैक फॉर्म दी थी, उसमें पता भी आपको आपके बच्चे का कैरियर पता है? नहीं पता ना, तो एक्सपर्ट है। इन सेंस, कल को मेरे दिल में प्रॉब्लम है, क्या मुझे पता है कौन सी मेडिसिन खानी? तो सर फिर सोल्यूशन क्या है? डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो हमारे जैसे कैरियर, हम नहीं बोलते हमारे पास हो, हमसे भी अच्छे अच्छे कैरियर काउंसलर हैं, वहाँ जाइए, वेबसाइट पे जाइए, टीचर से बात करिए, स्कूल में जाइए। प्लीज़ रिश्तेदारी से मत पूछिए। सॉरी टू से, हम सब एक ही बैकग्राउंड के, मैं भी डिफेंस वाला हूँ, एक ही बैकग्राउंड के हम सब हैं।
बाद में हम क्वालिफिकेशन कुछ भी ले लें, एंट्री लेवल हमारी +2 ही थी ऑल टुगेदर लेके, हमें क्या पता। सर मेरे पास एक बच्चा आया, मैं बोला बेटा क्या करना, बोला मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, +2 का बच्चा है। मैं कहा तेरे को किसने बोला, बोला मेरा कज़न है दुबई में। मैं कहा वो क्या करता है, कहता ट्रक ड्राइवर है। मैं कहा उसकी क्वालिफिकेशन, बोला 7th। अब 7 साल का बच्चा, 7th पढ़ा हुआ बच्चा, +2 के बच्चे का फ्यूचर अगर डिसाइड करेगा तो आप सोच लो भी क्या होगा। क्या सर आपके और आपके सीईओ का लेवल सेम है? कुछ तो डिफरेंस होगा भी, उसको फौज कर्नल बना के बैठी है, यूनिट को हेड कर रहा है, कुछ तो एक्स्ट्रा होगा यार उसमें। अब उसको ज़्यादा पता है भी दुश्मन को कैसे मारना है, या आपको ज़्यादा पता है? आपको भी पता है, पर आपको सिर्फ अपनी ट्रेड का पता है। आपकी ट्रेड क्या है सर? गनर। आप गनर हो, आपको सिर्फ गनर का पता है। हो सकता है आपको बहुत सारा टैंक कैसे चलाना उसको ना पता हो, सीईओ को वो कोर्स भी करवाएंगे। हमारे फौज में देखिए कितने कोर्सेज करवाते हैं, आपका हर 6 महीने बाद आपका सीईओ किसी न किसी कोर्स पे होता है। दैट्स वाई दे आर सीईओ, उनको ट्रेंड किया गया उन चीज़ों के लिए। देश को ज़रूरत है, कल को जिस चीज़ की आपको जरूरत है आपको ट्रेनिंग दे देंगे वो। लेवल डिफरेंट है ना, तो प्लीज़ एक्सपर्ट से आप डिसाइड करिए, अपने से मत डिसाइड करिए। अगर आप कर सकते हो तो सो गुड। अब जैसे हमारे पास क्वालिफिकेशन है, सर के पास है, सर के पास है, हम सब एजुकेशन में, हम तो अपने बच्चे का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। आप थोड़ी हेल्प ले लो किसी से, डिसाइड करो। रिश्तेदारी के ऊपर मत जाओ कि हाँ उसका बेटा MBBS किया, मैं भी, मेरा बेटा भी MBBS करेगा, प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। अब हाउ टू हैंडल अपने बच्चे का चाइल्ड जो आपका वो सेल्फ एस्टीम है वो थोड़ा सा बूस्ट अप करिए, ठीक है। सेट लिमिट्स टू बी कंसिस्टेंट विद डिसिप्लिन, थोड़ा सा बच्चों को डिसिप्लिन दीजिए और मेक टाइम फॉर योर किड्स। जितनी मैंने प्रॉब्लम बताई आप वो कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। बी ए गुड रोल मॉडल। आप में कितने जो सुबह उठ के भगवान को याद करते हैं, किसी भी धर्म वाले हो याद करते हैं? आपका बच्चा देखता होगा, उसको साथ बिठाइए। आप हिंदू हैं तो उसको मंदिर लेके जाइए, सिख हैं तो आप उसको प्लीज सर मंदिर जाते हैं तो उसको साथ लेके जाइए, गुरुद्वारे जाते हैं तो उसको साथ में लेके जाइए। उसको जबरदस्ती दिखाइए भी भाई ऐसे इसको यहाँ झुकते हैं, यहाँ सर पे पल्लू रखते हैं, ये मंत्र बोलते हैं। दिवाली में इसका मतलब, दिवाली और अब होली आ रही है, लेटेस्ट होली आ रही है। होली का मतलब बच्चों को क्या है? क्या हम बच्चों को सिर्फ बस पिचकारी ले दी, रंग दे दिए, गुजियाँ बना ली, टिक्कियाँ खा ली, बस दारू पी ली, बस यही है क्या होली? हाय हाय होली, हू हा हा, यही होली है? होली का सिग्निफिकेंस भी तो बच्चों को बताइए। गुरुपुरब आ रहा है, बच्चे को पता तो हो गुरु अंगद देव कौन थे, तो हम उनसे कनेक्ट करेंगे तभी तो बच्चा वैल्यू बेस्ड होगा ना चीज़ों को। नेक्स्ट, बी फ्लेक्सिबल, और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए करें प्लीज़। बहुत स्ट्रिक्ट ना रहा करिए पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत रहो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो। कभी बच्चे की सुन भी तो लो, बच्चा क्या कहना चाहते हैं। सर आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं। मैं बहुत फ्रैंक टीचर हूँ, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा भी कोई टीचर ऐसी लेवल की बातें बोलता है। आपका लड़का, जिनके लड़के हैं, आजकल लड़का लड़की का तो कोई इशू नहीं है, नॉर्मल है। लड़के और लड़के का जो रिलेशन शुरू हो गया ना, प्लीज़ कंट्रोल योर चाइल्ड। देखिए आपको लगता है भी हाँ ये दोनों दोस्त हैं, खूब पढ़ते हैं, एक ही रजाई में बैठे हुए हैं, प्लीज़। इंडिया का जो लेटेस्ट माहौल चल रहा है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, हम तो साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे फ्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं, कैसे कैसे केस आ रहे हैं, कैसे कैसे केस आ रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और आपका बच्चा बोलेगा नहीं। मैंने एक लाइव केस देखा हुआ है अभी 8 साल के, अगर आपकी छोटी बच्चियां हैं ना, जिनके छोटे बच्चियां हैं वो ऑटो में जाते हैं, तो एक मेरे पास अभी केस आया था। ऑटो में क्या होता है, बच्ची 8 साल की है, ऑटो वाला उसको गोद में उठा के मतलब ऑटो में बिठाता है, सारे बच्चे अपने आप चढ़ते हैं। तो आप बीइंग ए मदर, आपका फादर, आप देख नहीं सकते भी बच्चा आपका ऑटो में कहाँ बैठ रहा है। ऑटो वाले भी थोड़े हो जाता है कभी भी ऑटो में, मतलब सिस्टम खराब होगा उनका कुछ भी। तो बच्ची ने फिर घर आके 3-4 दिन के बाद अपनी मदर को बताया, फिर मदर गई, फिर मदर ने ऑटो वाला चेंज किया और थप्पड़ भी मारे उसके मुंह पे। बोली जब 8 साल की बच्ची है, इसको खुद आता है ऑटो में चढ़ना, तू क्यों उठा के गोद में उसको चढ़ाता है? तो बच्चे हमारे इंडिकेशन नहीं दे पाते। प्लीज बॉय टू बॉय तो बहुत शुरू हो गया समाज में, कंट्रोल योर चाइल्ड, उसका ऑब्जर्व करो। कोई बहुत ज़्यादा फास्ट मित्र है ना, आई एम सॉरी टू से, प्लीज़ आप कॉन्शियस हो जाए इन चीज़ों में। मैं मतलब जब से मैं ये चीज़ों को जानता हूँ, 1.5-2 साल हो गए, गर्ल्स वर्सेस गर्ल्स और बॉयज़ वर्सेस बॉयज़, या हमारा समाज इतना गिर चुका है इस समय, इसमें पेरेंटिंग की प्रॉब्लम है सिर्फ। यार गुरुद्वारे में लड़के की शादी होगी भाजी, गुरुद्वारे में फेरे पढ़ देते, कैन यू इमेजिन?
गुरुद्वारे के भाई ने ये काम कैसे कर दिया, उसको नहीं पता सिख धर्म की फिलॉसफी क्या है, हिंदू धर्म की फिलॉसफी क्या है, बाकी धर्मों में क्या है। ये तो अननेचुरल है। तो यहाँ पे पेरेंटिंग है, हम थोड़ा सा, जब बच्चा 18-19 साल का हो गया ना, थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करना शुरू करो, इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या चल रही है। क्रॉस ड्रेसिंग बहुत आती है, मम्मी घर में नहीं है, लड़का लिपस्टिक लगा के मम्मी की साड़ी पहन के अंडरगारमेंट्स पहन के वो देखता है अपने आप को। लाइव एग्जांपल, करण जौहर, जितने यहाँ बैठे आपको लगता है वो लड़का है? बताइए, आपको लगता है वो देखने से वो मर्द है? यार कुदरत ने जो तुम्हें दिया ना, लड़का बनाया तो लड़की की तरह रहो। अच्छा, फिर घर में हमारे लड़कियां भी हैं जो लड़कों की तरह बात करती हैं, मैं नहीं खाता, मैं नहीं सोता, मैं नहीं जागता। उसको बोलो चाहे थप्पड़ मारना पड़े, जागती जागते है किसी के, जो आपने आसपास देखा होगा? मेरे मतलब एक नोन में है, वो ऐसे ही थे, दे वर डूइंग लाइक दैट। मैंने बोला अपनी लड़की को बोलो उठती हूँ, उठता हूँ नहीं। फिर वो ड्रेसेस भी लड़कों की तरह पहनती है, अपने को लड़की मानने के लिए तैयार नहीं। फिर वो क्रॉस ड्रेसर हो जाएगी, कुछ और कहानी बन जाएगी, बच्चे का पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। हम नहीं चाहते हमारे बच्चे बर्बाद हो, ठीक है जी। फिर ये मैंने आपको बता दिया, अभी डोंट फिल योर ड्रिंक्स विद योर पेरेंट्स। अब बच्चे के लिए क्या प्रॉब्लम है? आपकी तो मैंने प्रॉब्लम डिस्कस कर दी, बच्चे की भी प्रॉब्लम्स है। अब बच्चे की क्या प्रॉब्लम है? बच्चा आपको सेल्फ असेस कर ही नहीं पाता। कैसे? आपका बच्चा दिन में 10 बार बोलता है, सुबह बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, शाम को बोलता है मैं इंजीनियर कर लूंगा, परसों बोल देगा मैं मैनेजमेंट कर लूंगा, मेरा दोस्त है वो तो पायलट बन गया है, अब मैं सोच रहा हूँ उधर जाऊँ। इज इट ट्रू और नॉट? सर ऐसे होता है। बच्चा हर हफ्ते आपको एक नई गेम डाल के देखता है, वो इंस्पायर होता है इधर उधर के एनवायरनमेंट से। भाजी है ऐसे? क्या क्या बोलता है बताइए? मतलब वो हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो कुछ ना कुछ नई गेम डाल के लेके आ जाएगा। आज बोलेगा कनाडा जा रहा हूँ, परसों को बोलेगा नहीं नहीं ऐसा करता हुआ एक शोरूम खोल लेते हैं, फिर वो ये करता वो करता है, प्लान चलते रहते हैं। बच्चे को खुद ही नहीं पता मैंने करना क्या है। आप अगर बस स्टैंड पे खड़े हो, रामा मंडी का बस स्टैंड सबने देखा है, वहां पे आप खड़े हो, आपको पता ही नहीं है आपको किस बस में जाना है, बसेस तो आई जा रही हैं जाई जा रही हैं, आप वहाँ खड़े हो। जो तो क्लियर है, अभी उसको फगवाड़ा जा रहा है वो उधर को मुंह करके खड़ा है, जिसको होशियारपुर जा रहा है वो उधर को मुंह करके खड़ा है, उसकी बस आगे वो चला गया। हमारा बच्चा वहीं खड़ा है, बेचारा कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, या गलती से रॉन्ग ट्रैक पे हो गया। तो रिवर्सल बहुत डिफिकल्ट है। ये देखिए आपके जो बच्चे के 18 साल से लेकर 22-23 साल का टाइम बहुत क्रूशियल है। अगर वो इसमें सेट हो गया तो हो गया, वरना वो पूरी जिंदगी अपसेट है। और वो अपसेट है, आप भी अपसेट हो। आप बताओ जितने हम बैठे हैं यहाँ पे, शायद सब सर आप लास्ट में जो बैठे हैं सर कि कितनी एज में आप सेट हो गए? 20। आप सर 21। आप 20। सर तुसी 19 17। बात आ गई घूम फिर के वहीं। अब हम 17 में सेट हो गए, चाहे उसमें मजबूरियां थी जो भी, हम अगर सेट हो गए, हमारा फ्यूचर सेट है। अब हमारा फ्यूचर सेट है तो हमारे बच्चों का फ्यूचर सेट करना हमारी जिम्मेवारी है। बच्चे तो आपके टोटली कंफ्यूज्ड है, अब करें तो करें क्या? ठीक है जी, ये बच्चों की प्रॉब्लम है। एक्सप्लोरेशन, बच्चे एक्सप्लोर बहुत करते हैं, यूट्यूब वीडियो इधर उधर। जब भी वो छुट्टी है उसको वो कैरियर ही देखता रहेगा। प्लीज़ वो भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बच्चों के पास कोई स्किल नहीं है, हॉबीज़ नहीं है कोई भी। आप बताओ सर आपके बच्चे की हॉबी क्या है? पहले बात तो बच्चों को हॉबी की डेफिनेशन ही नहीं पता। मैडम आप लास्ट में बैठे, आप बताइए आपके बच्चे की क्या हॉबी है? देखिए, व्हाट ए मैन विदाउट हॉबी। यार पढ़ाना मेरी हॉबी है, और जिस दिन हॉबी प्रोफेशन बनती है ना, मज़ा आ जाता है ज़िंदगी में। भाजी गुरुद्वारा में जाओ ना आप, कई बहुत बार आपने देखा होगा जब खंड पाठ हम रखते हैं ना, तो कोई पार्टी ऐसा है जिसको लगे अभी इसको पैसे दिए हुए इसलिए ये पढ़ रहा है बस, और एक पार्टी ऐसा जो मज़े ले लेके पढ़ रहा है। आप कभी दरबार साहब जाओ, जो हजूरी रागी है ना, वो इतना मज़े से गाते हैं ना, मस्कीन जी को सुनो कितना मज़े से वो कथा करते हैं, आनंद लेते हैं। अपने बच्चों की अगर हॉबी नहीं है, प्लीज़ डेवलप करवाइए, कुछ भी हॉबी हो। फिर वो खुरापाती नहीं करेगा ना। एम्प्टी माइंड इज माइंड ऑफ डेवल, खाली दिमाग है शैतान का घर है। उसको कुछ ना कुछ डालिए, उसको बोलिए कोई स्टोरी लिख ले, कोई तू पोएम लिख ले, तू कुछ कर, तो वो धीरे धीरे डेवलप करेगा। चाहे उसको आप कुकिंग सिखा दो। अच्छा, फिर लेडीज़ को होता है, लड़कियों को तो दबा के रखा हुआ, कुकिंग सीख, तड़का लगा। लड़कों को
उनको ज़रूरत नहीं है। शायद आने वाले 20 साल बाद मैं इंडिया का जो फ्यूचर देख रहा हूँ, लड़के घर में बैठे बच्चे पालेंगे और लेडीज़ काम करेंगी, क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं आज, लड़कियाँ ज़्यादा सेटल्ड हैं। लड़कों को सेटल करना बहुत मुश्किल है, लड़कियाँ फिर भी सेटल्ड हैं। उनकी तो हम शादी कर देंगे सेटल बंदे से। लड़के का क्या करोगे? आपके पास लड़का लड़की है? दो लड़कियां लड़का है। लड़का है। लड़कियाँ तो चलो पढ़ा लिखा के शादी अच्छा मिलेगा पे, लड़के का क्या करोगे? वो तो पूरी जिंदगी की लाइबिलिटी है भाई। घर उसको बना के दोगे, सेटलमेंट उसकी करोगे, अच्छी लड़की ढूंढोगे। लड़का तो परमानेंट प्रॉब्लम है। मैं तो सबको मजाक करता हूँ, मैं कहा जिसको मैंने बददुआ देनी होती है यही बोलता हूँ, तेरे 2 लड़के हो जाएंगे बस। इससे बड़ी बददुआ दुनिया में कोई नहीं है। 2 लड़के हो जाए बस, आप खत्म हो। आपकी आधी पेंशन इधर, आधी इधर, आधा पीएफ इधर, आधा इधर। लड़की तो फिर भी बेचारी अच्छी है। लड़कों को सर सेटल करना आजकल बहुत चैलेंज हो गया। उसका रीजन है, लड़की हमेशा सेटल्ड लड़के से शादी करती है, और सेटल्ड लड़का भी अनएम्प्लॉयड लड़की से शादी आज भी कर लेता है और आगे भी करेगा। तो लड़कों के लिए ज़्यादा बहुत रखो, लड़कों का सेटलमेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी राइट एज में। नेक्स्ट, लैक ऑफ एक्सपोजर, प्रेशर फ्रॉम फैमिली एंड पीयर्स। आप बहुत प्रेशराइज है बच्चे आपके, बहुत प्रेशराइज्ड है, बताते नहीं है, प्रेशराइज्ड है। ठीक है जी। सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों में है ही नहीं। अब देखिए आपके बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अब सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कुछ आप उनको अच्छी किताबें, विनोद सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा 5-7 किताबें आपको ग्रुप में शेयर करेंगे। आप बच्चे को बर्थडे पे केक मत लेके दो, वो किताबें लेके दो, और थोड़ा सा उसको प्यार से बोलिए भी बच्चे ये 2 पेज तूने रोज पढ़ने, मेरे को रात को डिनर के टाइम में बताना तूने क्या सीखा, मेरे को भी तो कुछ सिखा दे। जितना आप दोस्त बन के रहोगे ना जी आजकल के ज़माने में, उतना ज़्यादा अच्छा है। बापू बनने की कोशिश करोगे, अब वो एक्सपेक्ट भूल जाओ भी जैसे हमारे पापा होते थे। अब वो सिस्टम नहीं है, ये 21st जनरेशन है, आपसे 10 गुना स्मार्ट जनरेशन है। मेरा एक बच्चा स्नैपचैट फोटो खींच के डाला, मैं कहा ये क्या? बोला सर नहीं स्नैपचैट आ गई। मैं कहा इसमें क्या फायदा है? कहना ऐसे उंगली करो, किसी को नहीं पता चलता किससे बात कर रहा था। मैं कहा ले नहीं गेम आ गई है, अब तो पता नहीं चलता। फिर एक मैंने बच्चे को पकड़ा, मैं कहा रात को तूने होमवर्क नहीं करके आया? कहता सर रात को ना मैं जल्दी सो गया था। मैं कहा मैं रात को 2 बजे वॉशरूम करने उठा तो मेरी हालत में वैसे ही मोबाइल देख रहता हूँ। मैं कहा तेरी हरी बत्ती ऑन थी व्हाट्सएप पे। कहता अच्छा अभी बंद करता हूँ परमानेंटली। अब नहीं कहता सर आपको पता लगने दूंगा। क्यों? मेरे पास बच्चे आते हैं जो +2 हैं, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। आपकी एज के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, मैं छोटे बच्चे नहीं पढ़ाता। 12th से नीचे मैं कोई बच्चा नहीं पढ़ाता। मेरे बच्चे ही बड़े बड़े ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, उनकी मम्मियाँ, उनकी दादियाँ तक भी। यंगेस्ट बच्चा मैंने पढ़ाया 65 ईयर ओल्ड। क्यों? स्पोकन इंग्लिश करवाता हूँ तो मेरे पास बच्चे आते पढ़ने, पर बोलता मैं ऐसे ही हूँ फिर उनके साथ, है तो मेरे बच्चे ही हैं, चाहे मेरे से बच्चों के भी बच्चे हैं। तो बच्चों को पालना इजी काम नहीं है सर आज के ज़माने में। वेरी वेरी आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर रखना पड़ेगा। प्रेशर नहीं लेना, थोड़ी आंखें खोल के रखो भी हो क्या रहा है। आपका बच्चा बोला 500 रुपये की किताब लेनी है, दे दो 500 रुपये, नेट पे जाके उसका रेट चेक कर लो बस। आपका बच्चा बोला भी आज आपके पास, सपोज आपका तो बच्चा बड़ा है 19 साल का है, आपके पास बाइक होगी, बोलेगा पापा वो कॉलेज जाना है, ले जा बाइक। उसकी रीडिंग नोट करके रखो भी कितनी चली है। जब वापस आएगा चुपचाप देखो भी कॉलेज यहाँ से 10 किलोमीटर है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 चल जाएगी, 25 चल गई, 30 चल गई। अगर ये 50 से ऊपर चली है इसका मतलब वो कॉलेज तो गया ही है, साथ में गेड़ी मारने भी गया होगा। कितना ये छोटा सा पॉइंट है भाजी, है या नहीं? पेट्रोल डलवाया, अब अपने बच्चे को बोलोगे जा पेट्रोल डलवा, हम बड़े बच्चों को बोल ही देते पेट्रोल डलवा के आ जाए। अब वो 200 आपने दिया, वो 100 का डलवाया कि नहीं, 200 का डलवाया, आपको तो पता नहीं, पर आपके इंजन तो बता देगा ना कितना था। आपको 2-4 बार आप देखोगे तो फिर उसको प्यार से बोलो भी मैंने पकड़ दो, तेरे को लिया ही है, आगे से सुधर जा, बात खत्म। तो हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, चल क्या रहा है, वो चीज़ों को ज़रूरत है आपकी। फिर बच्चों में ना हारने का बहुत फेलियर है, मतलब हारने का जो डर है ना बहुत ज़्यादा है। बच्चों को हार सिखाओ यार। हम पता क्या, हम फौजी है ना, हमारा जीतना है, भारत पाकिस्तान के दांत खट्टे कर देंगे, हमें कूट कूट के भरा हुआ भी हमने तो जीतना ही है। अब जैसे यूनिट में आपका स्पोर्ट्स कंपटीशन है, आप हाथ छिलवा लोगे, जो जीतना है, हार बर्दाश्त नहीं है। और ज़िंदगी में यार हार जरूरी है, हार जरूरी है, बच्चे को हारना जरूरी है। कभी कभी बच्चे को आप हराओ, आप चेस खेलते हो, कभी उसका मोरल बूस्ट अप करने के लिए आप जीत जाओ, 2-4 बार उसको हरा भी दो,
बच्चे को एक्चुअली ज़िंदगी जो बच्चा जीतना ही सीखा है ना, वो फिर हार बर्दाश्त नहीं कर पाता, बर्दाश्त नहीं कर पाता वो। तो बड़ी मतलब ट्रेजेडी होती है उस बच्चे को। मेरा बेटा भी ऐसे ही था, वो उसको हार बर्दाश्त नहीं है। अब कनाडा में जाके धक्के खा रहा है, अब हार बर्दाश्त करना ज़िंदगी सिखा रही है उसको, वो नहीं सीखा था। बोला था ये PR लूँगा, 7 बैंड लूँगा, कनाडा चले जाओगे, पैसे हैं मेरे पास, मैंने भेज दिए। अब 4 महीने से उसको कोई जॉब नहीं मिली है। बोला जहाँ जाता हूँ लोग बोलते हैं रिजेक्टेड। कहता अब मुझे पता चला कि जीतने के लिए हार जरूरी है, और आपने कितनी हारें ली हुई हैं तब जाकर आप जीतोगे। हमारा ये सपना, ये हमारा आज फर्स्ट सेशन है। ऐसे हमने अब रेगुलरली करने हैं, सर से मैंने बोला, आपके लिए नहीं पूरे समाज के लिए हम करेंगे। हम इसमें से बिजनेस निकालेंगे, हम जीते या हारे। बच्चे को कोशिश करना जरूरी है, कोई बच्चे तो हार ही जाते हैं। आप उनको बोलो NDA में भी बैठ, CDS में भी बैठ, तू सब जगह बैठ, तू फेल हो यार, जीत जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो एक्सपीरियंस तो लेके आएगा भी भाई फेल ऐसे होते हैं। जीतना जरूरी है, पर साथ साथ में फेल होना भी जरूरी है। और बच्चे अब कभी देखो ना, जैसे लूडो वगैरह बच्चे से खेलते हो आप खेलते हो, जो कोई भी लूडो खेलते हैं या कोई और छोटी मोटी गेम खेलते हैं, बच्चा अगर हार जाए ना उसको गुस्सा चढ़ता है, मैंने नहीं खेलना आगे से, ये गेम गलत है, बंद करो, खींच के 2 लगाओ वहीं पे। तेरे को हार क्यों नहीं पता, से ये क्यों नहीं मान रहा भी मैं तेरे से अच्छा खेलता हूँ। बैडमिंटन आप सर अपने बच्चे के साथ खेलो, उसको हरा दो, फिर उसको बताओ तू घटिया खेलता तभी तो हारा, तो अपनी गेम इंप्रूव कर ले, जीत ले मेरे से। और जब पेरेंट्स से बच्चे जीतते हैं ना, वो एक्चुअल खुशी है, वो एक्चुअली डेवलपमेंट है। मैं ये सेंटेंस हर जगह यूज़ करता हूँ, दुनिया में 2 ही सच्चे रिलेशन है सर, 2, उससे ऊपर कोई नहीं। वो कौन से हैं? एक तो माँ बाप और दूसरा आपका गुरु। जैसे आज मैं आप 1 घंटे के लिए आपका टीचर बना हूँ, आप मेरे से भी अच्छे काउंसलर बन जाओगे ना, मुझे बड़ी खुशी होगी भी यार ये इसको मैंने पढ़ाया, सर मेरे से भी अच्छा बोलते हैं। और दूसरे होंगे पेरेंट्स। सर ये बड़ी फ़ख्र वाली बात होती है जब एक हवलदार JCU का बच्चा एक ऑफिसर बनता है ना, बहुत फ़ख्र वाली बात है। ऑफिसर का बच्चा ऑफिसर बन गया, कौन सा तीर मार दिया यार। IAS का बच्चा IAS बन गया तो क्या है। हम लोग कैसे, मैं सरकारी स्कूल का स्टूडेंट हूँ, गवर्नमेंट पंजाब स्कूल का स्टूडेंट, जिसने 6ठी में जाके ABC सीखी है, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, 6ठी में सीखी। आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं, गवर्नमेंट जॉब की है, पेंशन ले रहे हैं, आप भी कल पेंशन ले लोगे, अच्छी रैंक्स होल्ड कर रहे हो, तो इट इज़ ए ग्रेट अचीवमेंट। तो हमने यहाँ छोड़ी है, हम बच्चे हमारे वहाँ से ऊपर उठे, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो प्लीज़ कैरियर काउंसलिंग थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए। अब बच्चों के पास नॉलेज लिमिटेड है, पर्सनल वाइस है, तो रिस्क बच्चे बहुत ज़्यादा लेते हैं। और कम्युनिकेशन बैरियर, आपके बच्चों में कभी कभी प्रॉब्लम भी हो सकती है, जो आपके बच्चे खुल के बात नहीं करते, तो खुल के बात किया करो। बच्चे का कोई भी छोटा सा टैलेंट है, लोगों को बोलो भी हाँ यार अंकल के सामने गाना गा के दिखा। मेरी मदर ने मुझे ऐसे ही बताया, मैं शुरू से बहुत आउटस्पोकन था, तो जब भी हमारे कोई शादियाँ होती थी मेरी मम्मी बोलती थी चल तो गाना गा, जबकि मेरी मदर 2 क्लास पास थी। ये आप बात मान के चलो, हम लोग एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं थे, पर उन्होंने हमारी परवरिश बड़ी टॉप क्लास की। अब वो कुदरती तौर पे सोच लो या जैसे भी सोच लो, ठीक है ना जी। अब आ जाता है भी बच्चे के पास कैरियर क्या है। अब यहाँ तक तो मैंने थोड़ी पेरेंटिंग की बात की, सर कुछ लगा आइडिया? वैसे तो हम बहुत डीप पढ़ाते हैं क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मेरे पास एक और मीटिंग है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में करूँगा। पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हमारे पास कैरियर कौन कौन से हैं? 10th और 12th का बहुत क्रूशियल पीरियड है आपका, आपके बच्चे का, जो उसका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो एक मैं बोलता हूँ गोल्डन ट्रायंगल, वो मेरी अपनी पर्सनल कंसेप्ट है। गोल्डन ट्रायंगल बच्चे के फ्यूचर के लिए 3 लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। नंबर 1 टीचर्स, नंबर 2 पेरेंट्स, नंबर 3 पे स्टूडेंट खुद। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बैठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप बच्चे के सब्जेक्ट्स डिस्कस करें, बच्चे का कैरियर डिस्कस करें। 10th के बाद बच्चे ने आर्ट्स जाना, कॉमर्स जाना, जो भी जाना, +2 के बाद में वो फिर चेंज कर सकता है। तो उसके लिए आप बैठो, बच्चा बैठे, हमारे जैसे टीचर्स को बिठाओ, तब बच्चे का राइट डायरेक्शन होगी, फिर आपके बच्चा जाएगा। अब बच्चा आता है भी, आपका सबसे कॉमन स्ट्रीम है साइंस स्ट्रीम। वैसे फौजियों को बहुत इंटरेस्ट होता है मेरा बच्चा साइंस में जाए, तो साइंस स्ट्रीम में क्या है, बेसिकली मेडिकल है या नॉन मेडिकल है। तो उसके लिए आपके कैरियर्स क्या है, इंजीनियरिंग में आप चले जाओ। और इंजीनियरिंग का मैं एज ए कैरियर काउंसलर बता रहा हूँ, अगर आपने बच्चा इंजीनियरिंग में भेजना है ना, चाहे दुनिया कितना बोलती रहे भी कंप्यूटर साइंस की बड़ी वैल्यू है, कोडिंग की बड़ी वैल्यू है, आज भी मेरे हिसाब से अगर मैं अपने बच्चे को मतलब इंजीनियर बनवाता तो कोर इंजीनियरिंग में भेजता। अब कोर इंजीनियरिंग क्या है,
मैकेनिकल है, सिविल है और इलेक्ट्रिकल है। ये दुनिया में कभी हिलने वाली नहीं है। इंडिया में कितनी रोड्स बन रही हैं, सोच लो कितनी सिविल इंजीनियर्स की जरूरत है, कितने हाईवेज बन रहे हैं, बड़े बड़े रोड्स बन रही, सारे सिविल इंजीनियर्स ने बनवानी। कितने ब्रिज है, बाय रोड दिल्ली गए हो? अब सोच लो तकरीबन मेरे हिसाब से तो 50 से 60 ब्रिज आते हैं, जैसे लुधियाना वाला आ गया, उतरो चढ़ो चढ़ो उतरो, 60-70 कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ होगा। इलेक्ट्रिकल में आने वाला वक्त सोलर और इलेक्ट्रिकल का है, पेट्रोल व्हीकल्स बंद हो जाएंगे तो सारा इलेक्ट्रिकल, कितने बंदे चाहिए, कितनी इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, और साथ में मैकेनिकल कभी खत्म नहीं होने वाली। बाकी अगर आप दूसरी शोशेबाजी में जाते हो भी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो अपने बच्चे का स्कोप है लिमिटेड कर रहे हो आप। मेरे हिसाब से लिमिटेड कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए, फिर भी मर्जी तो आपकी है या बच्चे की है। तो मैकेनिकल है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, एरोस्पेस, आप बच्चा चाहता है एरोस्पेस में जाओ, अब एरोस्पेस में आपका बच्चा चला गया, अब मुझे बता दो जॉब का स्कोप कहाँ है। या तो आपका NIH या बेल में या फिर इसरो में 5-10 ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करती हैं, या फिर वो नासा में चला जाएगा। अब नासा किस किस को लेगी? तो मेरे हिसाब से जब मैं कैरियर काउंसलिंग बच्चों को करता हूँ, प्लीज़ बच्चे को ऐसे बनाइएगा, आलू जो शिमला में भी डल जाए, गोभी में भी डल जाए, सब में डल जाए, सारा जिंदगी तो जी ले। हाँ, बच्चे में बहुत ही आ गया, भी मैंने एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला बनना है, आपकी बेटी बोली मैं कल्पना चावला ही बनूंगी, फिर तो जाए एरोस्पेस में। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज मत करवाओ बच्चे से, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज। अब जैसे फोरेंसिक साइंस, जब भी फोरेंसिक साइंस वाले होते हैं, जहाँ बम ब्लास्ट वगैरह होते हैं, तो फोरेंसिक साइंस की टीम आती है ना, फौज में भी अपने होते हैं है ना जी, LI वाले जो बंदे होते हैं वो सारे उनको कोर्स करवाते हैं। अब फॉरेन लैंग्वेज का आपने कोर्स कर लिया, चाइनीज का, आपके बच्चे ने चाइनीज का कोर्स कर लिया, बच्चा कितना लिमिट हो गया, फ्रेंच तो उसको आती नहीं, इटालियन उसको आती नहीं, जोर बच्चे ने उतना ही लगाया। तो फिर फोरेंसिक साइंस मतलब माड़ा नहीं है प्रोफेशन, बहुत अच्छा है। फिर उसके लिए स्टिल आप अगर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बात करोगे तो वहाँ नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हर स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बंदे चाहिए, अब बताओ नहीं चाहिए कि नहीं। और बायोटेक्नोलॉजी, पंजाब वाला बच्चा जो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहा है उससे बड़ा मतलब दुर्भाग्य कोई नहीं है। क्यों? बायोटेक्नोलॉजी की कोई भी जॉब पंजाब में है ही नहीं, या तो वो बेंगलोर में या पुणे में या हैदराबाद में 5-7 ऑर्गेनाइजेशन है वही लेती। तो आप सोच के लीजिएगा, एक्साइटमेंट से नहीं। फिर मेडिकल में चले हो, MBBS चले हो, BDS चले हो, नर्सिंग, फार्मेसी। मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है, जैसे आपके बच्चे, अगर आप भगवान करे भी आपके बच्चे मेडिकल में जाते हैं, MBBS में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना फार्मासिस्ट पूरी जिंदगी कमाई है, फिजियोथेरेपी पूरी जिंदगी कमाई है। सबकी हड्डियां टेढ़ी होनी है जितने यहाँ बैठे हैं, सबकी कमरें दुखनी है, सबने परेशान होना ही है, सबके कंधे कूले टूटने ही टूटने, एज के हिसाब से गिरना ही है हमें। तो उनके जो राजे हैं, हेल्थ सेक्टर कभी वीक नहीं हो सकता पूरी जिंदगी। तो मेरे हिसाब से MBBS के बाद में BDS अगर आप चाहो तो करवा लो। वैसे BDS का कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं है, अगर वो बच्चे आप फैमिली डॉक्टर नहीं हो तो फिर बेटर आप उसको फार्मा करवा दो, B फार्मा करवा दो, लाइसेंस मिल जाएगा, केमिस्ट शॉप खोलेगा, अपनी दवाइयाँ डेवलप करेगा, जो मर्जी करे। फिजियोथेरेपी करा दो। तो इस मेडिकल में ये 3 बहुत मतलब टचिंग प्रोफेशन है, गुड है, यूजफुल है। फिर प्योर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी आ गई, बायोटेक्नोलॉजी आ गई, अब बच्चा आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग कर गया, बहुत लंबा चौड़ा काम, टफ है वहाँ पे। ये एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा स्कोप है, इंडिया एज एग्रीकल्चर कंट्री। BSc एग्रीकल्चर करा दो, देखो कितनी जॉब्स हैं उसके पास, गवर्नमेंट जॉब्स इतनी है ही नहीं बंदे एग्रीकल्चर वाले, कोई पढ़ता ही नहीं। अब देखिए ये भी एक विडंबना है, जहाँ पे स्कोप है वो चीज़ हम करते नहीं। अगर मैंने बुक पढ़ा था, कभी आप पढ़िएगा, मैं सर को बोलूँगा 3-4 बुक्स ना आपके ग्रुप में शेयर करूँगा, आप किताबें पढ़िए। आर्ट ऑफ थिंकिंग बिग, मैंने 1990 में वो किताब पढ़ी थी। तो उसमें बहुत अच्छी एक एग्जांपल थी, अगर राजस्थान में किसी बंदे को मछली खानी है फ्रेश, तो उसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मछली वहाँ अवेलेबल कर ले, मंगवा ले अमेजोन से, या फिर जहाँ मछली मिलती है वहाँ चले जाए। ये भी हमारी विडंबना है, जहाँ रश है। अब सीधी सी बात आप बताओ, ND और CDS में कितना का रश है या नहीं? IAS में बहुत रश। फिर हमने जरूर वहीं पे जाना है जहाँ रश बहुत ज़्यादा है। मैं नहीं बोल रहा बच्चा कैलिबर है तो जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, दुनिया करती है। पर स्कोप इज
वेरी एग्जॉस्टिव, बच्चे को बहुत हैवी तैयारी करनी पड़ेगी। मेरा बेटा भी आईएएस की तैयारी 6 से कर रहा था, सर को पता है, 6 से आईएएस की तैयारी कर रहा था। अब मैंने उसको बीबीए में डाल दिया। मैं कहा नहीं भाई, तू 6 साल आईएएस की तैयारी करने के बाद में हाथ खड़े कर देगा भी अब तो पापा नहीं होता है, अब ना तो इधर का रहा, 27-28 साल हो गए, तो भाई फिर वो सेटल कब करेंगे? जो करना है बस आप एक टारगेट ले लो बच्चों के लिए, सर 18 से 20-22 के बीच में सेट करना है इसको, जैसे भी करके, जहाँ बच्चे का इंटरेस्ट है, यहाँ हम अफोर्डेबिलिटी है हमारी। उसके बाद में कॉमर्स नंबर 1 चल रहा है इस समय। कॉमर्स वाला बच्चा कभी भूखा मर ही नहीं सकता। सर अकाउंटेंट सबको चाहिए, फौज में भी अकाउंट है, रेलवे में भी अकाउंट है, हर डिपार्टमेंट, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है या कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, मैडम में भी एक अकाउंटेंट रख रखा है। भाई हिसाब साहब पैसे का तो आना जाना चला ही रहेगा, अकाउंटेंट का जॉब कभी नहीं जाता। तो कॉमर्स में आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जाइए, अल्टीमेट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्चे को बनाइए, करोड़ों में पैसा कमाए। चार्टर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स है। और आज बार लोगों के पास पैसा है या नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग फाइनेंस बनाने के ऊपर बहुत जोर देते हैं। अगर आप नहीं करते हो तो आप करिए, थोड़े से पैसे शेयर मार्केट में लगाइए, थोड़े से पैसे प्रॉपर्टी में लगाइए, और सबको मत दिए। और रिश्तेदारों को तो प्लीज़ कभी नहीं बताना आपको पीएफ कितना मिला है। हम फौजी हैं, हम लोग इमोशनल हैं, हमें हमारा चूना लगेगा ही लगेगा आपका, ठीक है। घर में कोई भी छोटा भाई बड़ा भाई बोल देगा भी आ जा चल मिलके घर बना लेते, कभी नहीं बनाना। बी योर ओन, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ यार ज़िंदगी में, नहीं तो मर जाओगे। आपके बच्चों के लिए आपके पास कुछ नहीं रहेगा। और सिविल बहुत ज़्यादा टाइट है, मैंने तो अब सिविल देख लिया ना, फौज में सब स्ट्रक्चर्ड है, गार्ड बाहर खड़ा है, अंकल आंटी हैं, वही जेसीओ है, वही फुटबॉल है, वही सब कुछ है। सिविल में ऐसा कुछ नहीं है। हम वहाँ मटके के अंदर में हैं, सारी मछलियाँ एक जैसी हैं। जब बाहर आते हो तो समुद्र में आते हो, आपको पता भी नहीं लगा भी कौन आपका भाई बंधु आपका चूना लगा गया। यार 2 लाख रुपया दे दे यार, बेटी की शादी है, बस आप रोते रहो फिर, या तो रिलेशन खराब कर लो, नहीं तो चुप रहो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग आप कौन करेगा? आपके बच्चे भी कर सकते हैं, उनको वो चीज़ें पढ़ाओ। फिर बिजनेस मैनेजमेंट, बीबीए, एमबीए, 50 तरह की आगे चलती है। इकोनॉमिक्स नंबर 1 प्रोफेशन इंडिया में, इकोनॉमिक्स बहुत नंबर 1 प्रोफेशन। एमए इकोनॉमिक्स करके आपका बच्चा कभी भूखा नहीं मरेगा। स्टैट्स पर आपका बच्चा पढ़ गया, स्टैट्स वाले टीचर ही नहीं है पढ़ाने वाले, स्टैट्स कोई पढ़ता ही नहीं। सुना है कभी आपने किसी ने एमए स्टैट्स किया हो? बहुत वैल्यू है इस चीज़। फिर कॉमर्स में रिटेल मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जैसे रिलायंस स्टोर वगैरह खुले हैं तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत अच्छी है इनकी। अब है जो आर्ट्स एंड कॉमर्स। आर्ट्स में अब क्या है, हम सोचते हैं हमारा बच्चा आर्ट्स पढ़ रहा है तो बेकार है। जी नहीं, आर्ट्स के कैरियर सुन लो, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आपका बच्चा थोड़ा यूट्यूब वीडियो वगैरह बनाता है, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बनाता है, तो डालिए ना उसको मास कॉम में, क्या पता कल को वो रजत शर्मा बन जाए। वो भी तो एक कैरियर है। मीडिया में बहुत वैल्यू, कितने टीवी चैनल्स हैं और कितनी न्यूज़पेपर्स हैं, सोच लो आप। एडवर्टाइजमेंट का कितना काम है। लैंग्वेज, लिटरेचर, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज करा दिए। मेरे हिसाब से अगर आप करवाना चाहते हैं बच्चे को, अगर फ्रेंच आपने करवा दिया, अगर आपका बच्चा एमए फ्रेंच कर गया इंडिया में, कनाडा की सीधी पीआर है, फ्रांस में तुरंत जॉब्स मिलती हैं। फ्रेंच इज द सेकंड मोस्ट एडवांटेजियस लैंग्वेज इन द वर्ल्ड आफ्टर इंग्लिश। स्पेनिश, फ्रेंच, चाइनीज, जापानीज में थोड़ा स्कोप कम है। फ्रेंच में तो आप पूछो मत। लवली में मेरे साथ लड़का पढ़ाता था फ्रेंच में, सीधी कनाडा ने पीआर दी है उसको, बिना 3 महीने में बंदा कनाडा में था एमए फ्रेंच करके। रिलैक्स रहेगा, क्यों उसको बीटेक करवानी यार? जब बच्चा फ्रेंच में अपनी लाइफ भी इंजॉय करेगा, पैसे भी कम खर्च होंगे और ग्रोथ भी है उसकी। फ्रेंच में बहुत डिमांड है अगर बच्चा आपका फॉरेन लैंग्वेज करता है तो। फिर सोशल साइंसेज में पर्टिकुलरली साइकोलॉजी, जैसे हम लोग भी साइकोलॉजी वाले, साइकोलॉजी की बहुत डिमांड है। सारे तो हम पागल हैं, पागल हैं या नहीं सर? कोई 10% है, कोई 20% है, जब 50 से ऊपर हो जाएगा तो एमएच में एडमिट कर देंगे। और पागल तो है ही है। सर कभी ब्लास्ट नहीं हुए? मैडम आप ब्लास्ट नहीं होते बच्चों पे? कभी लगाती नहीं हो 5-7? दिस इज व्हाट होता ही है ना हमें। तो ये भी चीज़ है। फिर साइकोलॉजी आप पढ़ा दो, ज्योग्राफी पढ़ा दो। ज्योग्राफी की भी बहुत डिमांड है, क्योंकि ज्योग्राफी आर्किटेक्चर वालों के साथ मिलकर डेडली कॉम्बिनेशन है। अच्छा, फाइन आर्ट्स पढ़वा दो। अगर आपका बच्चा एक्टिंग और ड्रामा में शौकीन है, एक्टिंग और ड्रामा में शौकीन है, तो आप उसको जरूर करवाइए, बहुत ईजी है। और फिर वोकेशनल कोर्स बहुत है, इतने वोकेशनल कोर्स हैं, इतने वोकेशनल कोर्स हैं सस्ते में और अच्छे, जैसे होटल मैनेजमेंट है। अब बच्चे को BHM करवा दो,
कितना टूरिंग है इंडिया में और कितना टूरिंग है अब्रॉड में। हर जगह होटल मैनेजमेंट वाले बंदे चाहिए, A to Z सब 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 करने के लिए आपको, ठीक है। दूसरा फैशन डिज़ाइनिंग में चाहिए। अगर आपका लड़की है या लड़का है, किसी को फैशन डिज़ाइनिंग में शौक होता है, अच्छा है, बट स्कोप कम है, पर है अच्छा है। पैसा अगर कमाते हैं तो दबा के कमाते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, बहुत अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनिंग। आजकल लोगों के पास पैसा रहा, लोग सोचते हैं यार मेरा यार घर सजा के दो, और पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो पैसे लेते हैं। फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन है, MCA वगैरह कर लो, कोडिंग वगैरह सीख लो, वो अच्छा है। एनिमेशन नंबर 1 प्रोफेशन चल रहा है दुनिया में, कितनी एनिमेटेड मूवीज वगैरह हैं। सॉरी है, हेलो बस भाजी मैं लेक्चर बेचा, मैं तुम कॉल बैक करना, ठीक है जी, ओके। सॉरी मेरे ब्रदर का था, तीसरी बारी फोन आ गया, मैं कहा कुछ खास ही होगा। तो एनिमेशन आजकल जितना भी ग्राफिक्स का टाइम चल रहा है, आप मूवी एक आई थी भाजी 4 साहिबजादे, 5 मिनट की एनिमेशन के लिए 5 लाख रुपया लिया बंदे ने। अब 5 सेकंड की एनिमेशन के लिए कितनी मूवीज आ रही हैं। अभी राम मंदिर बना तो शायद राम मंदिर पे एनिमेटेड मूवी आ गई, बहुत स्कोप है। माया वगैरह बड़े हाई लेवल के है। और इसमें मल्टीमीडिया में अगर आपके बच्चे को फोटोग्राफी का शौक है, मैं तो बोलूँ फोटोग्राफर ही बना दो यार। सबकी शादियाँ होती रहेंगी, सबकी एल्बम्स बनती रहेंगी, तो क्यों मतलब MBBS के चक्कर में डालना। अगर वो फोटोग्राफी अच्छी करता है, उसका इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा है, क्रिएटिव माइंड है, तो आप उसको वो चीज़ों में डालो। मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास में 1 महीना प्री वेडिंग के लिए लिस्ट बनती है उसकी। प्री वेडिंग पंजाब में इस समय कॉस्ट 1.5 लाख रुपए है। प्री वेडिंग नया ट्रेंड शुरू हुआ है, लड़का लड़की पहले हीरो हीरोइन की तरह शूटिंग के लिए जाते हैं, तो 1.5 लाख रुपए का पैकेज है। उसमें छोटी सी एक एल्बम है और 3 या 4 मिनट का वो वीडियो बना के आपको देते हैं, जगह जगह लोकेशंस पे लेके जाते हैं, आपको हीरो हीरोइन बना देते पूरे। तो एक से 1.5 महीना लोगों के पास वेटिंग है। फिर आपने बर्थडे पार्टी की जो भी की एनिमेट करवाओगे, उसको लैमिनेट कराओगे, बहुत सारी चीज़ें, बड़ा स्कोप है। फिर फिटनेस के ऊपर बहुत आ गया, जिम ट्रेनर बना दो। लड़का नहीं पढ़ रहा है, लड़की नहीं पढ़ी, जिम ट्रेनर बना दो, वेलनेस कोच बना दो, दवाइयाँ बेचेंगे, वो भी एक स्कोप है। इवेंट मैनेजमेंट है। और ब्यूटी, लड़कियों के लिए तो बेस्ट ब्यूटी पार्लर, वहाँ भी आप जाके करवा सकते हो। तो स्कोप दुनिया में इतने हैं, इतने हैं, इतने हैं, पूछो मत। अब ये सब चीज़ आप कैसे कर सकते हो, उस चीज़ के लिए हमारे पास बस यही है भी हमारे पास एक टेस्ट है, ठीक है जी, उसको हम बोलते हैं डर्मेटोग्राफ मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। बहुत चीज़ें आप अपने बच्चे के बारे में नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, तो बच्चे का वो एक टेस्ट करवाते हैं, डिटेल्स आपको सर से मिल जाएगी। हम टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट से आपको बच्चों को फायदा क्या, आपको टेस्ट करवाने का, आपको बच्चे के इनर स्ट्रेंथ पता लगती है, ये मेरा बच्चा इस चीज़ के लिए बना है। उसमें हम मान लो कैसे, हम उसकी एक छोटी सी एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ। भाई दुनिया में ना 4 तरह के लोग होते हैं। अब आप अपना 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 हाथ खड़ा करके बाद में मुझे बताना भी मैं ऐसा हूँ। दुनिया में 4 ही तरह के लोग होते हैं, जो हमारा टेस्ट भी बताता है। हम आपके बच्चे का भी बताएंगे भी ये बच्चा इसके हिसाब से ये है। पहला लोग होते हैं ईगल टाइप पर्सनैलिटी है बच्चे की, वो हमारा टेस्ट बताता है। हम बायोमेट्रिक लेते हैं उसके बच्चे के, 3 दिन में हम रिपोर्ट बनाएंगे। फिर ऐसे में आपको 1.5 घंटा प्रॉपर काउंसलिंग करूँगा, आपके बच्चे का पूरा कह लो मेडिकल टेस्ट या कह लो भी पूरी साइकोलॉजी बता दूंगा भी बच्चा आपका ऐसा है, ये बनना चाहिए हमारे हिसाब से। फिर आप जो बनाना चाहो आपकी मर्जी, मतलब हम डॉक्टर हम दवाई बता देंगे भी सर दवाई ये है। अब पहले होते हैं ईगल टाइप पर्सनैलिटी। अब मुझे अपने अपनी बताइएगा, अब चारों सुनने के बाद में ईगल कैसा होता है। ईगल किसी की बात नहीं सुनता, किसी की बात नहीं सुनता। वो ठीक है फौज में नौकरी कर रहे हैं, सीओ साहब ने बोल दिया, पर अंदर से वो खुश नहीं है, बकवास बंदा है, इसको क्या पता। वो अकेला रहना चाहता है, बड़े 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 सपने हैं उसके, तो वो इंसान ईगल होता है। ईगल बंदा कभी भी एक जगह पे ज़्यादा दिन जॉब नहीं कर सकता। आप देखो आपके फ्रेंड सर्कल में जो सिविल में है, आपको पता चलेगा आज HDFC में है, कल को वो ICICI में चला गया, वो किया, वो ऐसे लोग होते हैं। ईगल वाले बंदे को बिजनेस करना चाहिए, ये नौकरी के लिए बना ही नहीं है। ये नौकरी करेगा थोड़े दिनों में छोड़ देगा, नहीं करेगा ये काम ज़्यादा। ये किसी के अंडर में दब के काम नहीं कर सकता, किसी की इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता। आप देखो आप अगर JCO कुछ बोलता तो 2-4 बार बोल दो, अगर आप फिर उसके सामने नहीं सर ये ऐसा नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, हमने तो छुट्टी जाना ही है, वो बंदा ईगल टाइप है, वो ईगल है। नंबर 2 पे होता है डव। डव क्या होता है,
डब को जितना काम बोला जाए ये उतना ही करता है, आनंद में रहता है जैसे कबूतर। अब एक है कौवा, कौवा मतलब ईगल का, कौवा के देखिए कौवा दो मिनट से ज़्यादा एक जगह पे नहीं बैठता है, कौवा ऐसे 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 देखता रहता है। और कबूतर चाहे तो 1 घंटा एक जगह पे बैठ सकता है, आपने देखे भी होंगे बैठे, वो कबूतर है। आपके क्या बच्चे ऐसे हैं, बच्चे को जितना बोलोगे ना उतना ही। मैडम ने बोला भी ये प्लेट ले जाए, वो प्लेट उठा के ले जाएगी, गिलास वहीं पड़ा होगा। फिर आप बोलोगे गिलास क्यों नहीं उठाया, बोलिए आपने बोला नहीं। मतलब उसको जितना पुश करेंगे वो उतना ही काम करेगा, रिलैक्स रहेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, शांति से रहना चाहता है। ऐसे बच्चे होते हैं डब। तीसरे बच्चे होते हैं पीकॉक। पीकॉक को सजने संवरने का बड़ा शौक है। हमारी मैडम सब्जी भी लेने जाएंगी तो पूरी लिपस्टिक लगा के, चाहे वो मटर लेने गई है नीचे, बट लिपस्टिक के बिना नहीं जाएगी। अगर कहीं पार्टी है, सबसे पहले डांस करने वाला पीकॉक होगा। एक बंदे होते भी खींच के लाते हैं उसको पार्टियों में, आओ डांस करें। आप सपोज आपकी यूनिट की पार्टी है, रामपंच है, तो 2-4 लोग ऐसे हो गए वो पहले ही बस एक पैक अंदर जाते हुए शुरू हो गए। वो पीकॉक है, वो सेंटर ऑफ स्टेज चाहते हैं, लोग मेरे को देखें, अट्रैक्टिव हो, मैं सबसे ज्यादा बोल लूँ। वो किसी को बोलने नहीं देंगे। जैसे आपकी कोई फ्रेंड आती है, सपोज आपकी तो बात सुनती नहीं, वो बस अपना डा आप कुछ बोलो, मैं बताता हूँ तेरे को। वो बंदे होते हैं पीकॉक, और उनको बनना चाहिए आर्टिस्ट। मूसे वाला पीकॉक था, घर वालों ने उसको कुछ और समझ के कुछ और बना दिया, वो घूम फिर के वही पीकॉक बन गए। और चौथे बंदे होते हैं उल्लू, आउल। उल्लू को सबसे प्रॉब्लम है, आपने ये सामान यहाँ रख दिया, जैसे अभी यहाँ क्यों रखा है यार, ये अबे तू ऐसा क्यों नहीं करता है। आप बोलोगे सर मैं छुट्टी जाना, छुट्टी जाने में क्या है। हर चीज में उसको प्रॉब्लम है, हर चीज को शक सी निगाह से देखता है। जैसे पंजाब में ओल्ड एज लेडीज, आप गली में निकलो ना, वो 2-3 लेडीज बैठी होंगी, वो देखती रहेगी कहाँ जाती है, इसका बच्चा कहाँ जाता है शाम को, अपने आप में एक मस्त है। ऐसे बच्चे होते हैं ऑल टाइप पर्सनैलिटी के, उनको ऑलवेज कंप्लेंट रहेगी। ऐसे बच्चों को फाइनेंस सेक्टर में जाना चाहिए। दे आर वेरी गुड ऑडिटर्स, दे आर गुड इन पुलिस, दे आर गुड इन सीए स्टाफ। वो शक की निगाह से देखते हैं। जैसे जो हमारे एलयू वाले होते हैं, एलयू वाले फौज ऐसे नहीं एलयू में रखती, आपको क्यों नहीं रखा, इनको क्यों नहीं रखा एलयू में, मैं क्यों नहीं चला गया। ये सारे पाजी वहाँ पे चलते हैं टेस्ट, वो देखता है इसको उल्लू टाइप, उसको हर चीज़ पे शक रहेगी। जैसे पुलिस वाले हैं, हमारे आर्मी पुलिस भी है, एयरफोर्स पुलिस भी थी, पुलिस में बंदे ही ऐसे रखते हैं, उनको हर चीज़ पे शक है। अगर आप उधर से निकले हो ना, सर डिग्गी खोल के दिखाओ जरा सर क्या है। एक बार मेरे हुआ 4-5 बोतलें दारू की थी, वो बंदे ऐसे ही मिलिट्री पुलिस वाले रोका, हाँ जी कहाँ से आ रहे हो, सर कैंटीन से आ रहा हूँ, ये दारू इतनी है, फौज की दारू है, हाँ बिल दिखाओ कहाँ, देखो। तो वो वहाँ पे फिट है, दे आर वेरी सक्सेसफुल। आपको लगता भी ये बंदा ज़्यादा चू पुकू करता है, गेट पे बहुत परेशान करता है, बुक आउट करो, बुक इन करो, पर वो बना इस चीज़ के लिए, ही इज फिट इन हिज प्रोफेशन। अब देखिए मैं पुलिस में चला गया, अब देखिए मतलब रॉन्ग कहाँ पे चीज़ें होती है, लास्ट लाइन है ये, रॉन्ग कहाँ पे चीज़ें होती हैं। अब मैं तो हूँ पीकॉक, अब चला गया मैं पुलिस में, तो मैं तो देखा मैडम थोड़ी लिपस्टिक लगा के आ रही है, और मैडम कैसी हो, ठीक है, कुछ नहीं पूछूंगा। मेरी तो आदत ही है लड़कियों को देखना, औरतों को देखना, जेंट्स को देखना, मेरा वो काम ही नहीं है। अब आपके जो सामने खड़ा है ये ईगल है, मेरी पर्सनली मैंने खुद सबसे पहले अपना टेस्ट कराया, विनोद सर का टेस्ट कराया। मैं ईगल हूँ, मैं किसी के नीचे काम कर ही नहीं सकता, इसलिए 20 साल में फौज छोड़ दी। पायलट बनना चाहता था 1991 में, वो बना नहीं। एग्जैक्टली 20 साल जिस दिन हुए ना, मैडम से पूछा, फॉर्म लाया, उसी दिन 19 साल में एग्जैक्ट फौज छोड़ देनी है। फिर लवली में चला गया, लवली वालों ने इतना प्रेशराइज कर दिया, लास्ट में बोला गोली मारो, अब अपना भूखा मर जाऊंगा। जैसे शेर भूखा मर जाता है, वो घास नहीं खाता, ईगल ऐसे ही है। अब आप बताओ अपने में आप कैसे हो, चारों में से बोलो खुल के, कोई बात नहीं। सर ऐसे डब का समझ लो। डब लग रहा है आपका सर, डब है आपका मैडम? बच्चा नहीं, आप बताओ अपना कैसा है। हाँ अपना बताइए। मैं सर किसी के नीचे नहीं दबा सकती। पंजाबी में गाना है ना, तेरे यार नू दबण नू फिरते सी दबदा कितने, तो नहीं दबता भाई, वो ईगल है, वो नहीं दबता। आप सर उनकी भी नहीं सुनते होगे कभी।
होता सर आप मेरा भी ईगल है सर। नहीं होगा सर, अगर आपका ईगल होता ना आप डाइवर्स हो जाते। दो ईगल इकट्ठे नहीं रह सकते सर, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। एक ही होता है जो आप दोनों एक दूसरे से दबते नहीं। वो अपनी फौज में नहीं सुनते किसी की, आप वहाँ पे घर में बच्चों के साथ मस्त हर जेंट्स ऑफिस में शेर होता है और घर आते ही शेरों वाली माता उस पर सवार हो जाती है। फिर वो जितना बंदा, ये सब ये भी एक फैक्ट ऑफ लाइफ है, जितना बंदा ऑफिस में कड़क है ना घर में उतना ही उसकी मिट्टी पलीद होती है, ये सच है। आप अगर सीईओ बहुत ज़्यादा कड़क हो ना घर में देखो रोज जूते खाएगा। कितना बड़ा पुलिस ऑफिसर हो जो एसपी डीएसपी बड़े बड़े मैंने देखे हैं लाइफ में, सीईओ इतना कड़क है, झंडे वाली कार को देख के सल्यूट नहीं मारा बंदे को, चार्जशीट कर दो ये कर दो, घर में जाते मैडम बोली बैठे वहीं पे बैठ जाते हैं। भाई शेरनी की चलती है, शिकार हमेशा शेरनी करती, शेर का नाम मिलता है, ये सच है। सर आप अच्छा आप भी ईगल चलो मानते हो आप सर लास्ट में हाँ डब है सर, आपका डब है, उल्लू है, बिल्कुल अच्छी बात है, गुड है, डब है सर। मैम आप ईगल है। अब देखो इस सेशन के बाद ये नहीं भी घर में जाके लड़ाई शुरू कर दो भी मैं ईगल हूँ अब तुम पीछे रहे। मैडम आप लास्ट में सर वही ऐसे क्यों करना है वैसे करो आउल वाला। आउल है, आउल को सब जगह प्रॉब्लम रहती है, डब है। अब हमारी थ्योरी ये कहती है, जो ये टेस्ट हम अपने बच्चों को भी आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, अगर आपको अच्छा लगे तो हम डिटेल में बता देंगे बाद में। दुनिया में 70% डब है। अब यहाँ भी आप देख लो, डब वाले हाथ खड़े कर ले, 70% डब है और 5 से 10% ईगल है और 1 से 2% पीकॉक है और 8 से 10% आउल है। अब देखो आउल हमारे पास एक आया या 2 आए आउल, इतनों में से 2 आउल आए, डब ज़्यादा है, ईगल भी 2-3 ईगल निकले, तो डाटा ठीक बोल रहे हैं। अब आप देखिए कैसे, अब आप एनालिसिस करिए भी आपका बच्चा कैसा है आपके, तो हम बताएंगे भी जो ईगल है उसका ये प्रोफेशन है, जो पीकॉक है अगर आपका बच्चा पीकॉक है, अगर आपका बच्चा आपके से चोरी इंस्टाग्राम वीडियोस बनाता है, जैसे कि क्या होता है ना, छोटी बच्ची होती है, जैसे सपोज आपकी बच्ची छोटी है 5-6 साल की, तो वो साड़ी पहन के टीचर बन जाएगी, डांटेगी सबको, तो बच्चा आपका भाई पीकॉक है, उसको आप एक्टिंग में डालिए, ड्रामा में डालिए, सिंगिंग में डालिए, वो वहाँ पे उसको डालिए जहाँ पे उसको पब्लिक एक्सपोजर है, उसको लॉयर बनाइए, टीचर्स बनवाइए, पॉलिटिकल लीडर्स बनाइए, बच्चा परफॉर्म करेगा। हाँ जी, डब वाले तो मैनेजमेंट में जाते हैं, कॉमर्स में जाते हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट बताया, जो हमारा टेस्ट है वो और भी एग्जॉस्टिव बताता है चीज़ें। बच्चे का पूरा ब्लड टेस्ट कर देते हैं, हम बोलते हैं कभी पूरा बॉडी टेस्ट कर दो, तो वो टेस्ट पूरा बॉडी टेस्ट कर देता, फिर वो हम डिटेल में बता देते हैं। डब वाले के लिए आपकी जो रिपोर्ट आएगी ना सर, वो रिपोर्ट दिखाना है सर ये नहीं हाँ, ये तो आप दे दो जो उसकी थी मुकुल की, ये पड़ी थी ना, ये ऐसे हम पूरी रिपोर्ट देते हैं, मैं पूरी 47 पेजेस की, और फिर उसमें मैं पूरी सलाह देता हूँ कि आपके बच्चे को ये करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, ये आप लोग घर में जाके पढ़ सकते हैं भी ये कितने तरह की पर्सनैलिटी है। और ये टेस्ट वंस इन लाइफ है, वंस इन लाइफ है। एक बार आपने ज़िंदगी में करा लिया बच्चे का टेस्ट, तो आपको फिर ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं, आपको पता चल गया भी ये बच्चे ऐसे। अब आप देखिए एक लास्ट चीज़ मैं ये बता देता हूँ भी, जो आपका बच्चे आप पढ़ाते हो, सर का बच्चा 19, मैडम आपका बच्चा कितनी एज का है? 15 साल का है। हर बच्चे का ना लर्निंग पैटर्न अलग होता है, कोई बच्चा मूव करते करते पढ़ता है, कोई बच्चा वीडियो से पढ़ता है, कोई बच्चा सुन के पढ़ता है, कोई बच्चा लिख के पढ़ता है। और हम लोग पापा होते, हम बच्चों को एग्जाम्पल देते, हम तो लिख के पढ़ते थे, तू क्यों नहीं ऐसे पढ़ता? तो बच्चे का लर्निंग स्टाइल वही है। हम आपको बताएंगे कि आप बच्चे को डांटो मत, ये पढ़ेगा नहीं, या हम बताएंगे बच्चे को इस मोड में डालो तो आपका बच्चा ज़्यादा स्कोर करेगा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इतना ही था इस सेशन का भी, हम अपने बच्चों को समझें। अब सर ने डिसाइड किया भी मैं आउल हूँ, मेरे को नहीं लगता सर आपको बहुत ज़्यादा शौक होगा भी आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन बन जाओ, मोदी बन जाओ, नहीं शौक है ना, आप इंट्रोवर्ट हो, आप चुप रहना ज़्यादा पसंद करोगे। आप फाइनेंस में जाते हैं ना सर, कौन सी ट्रेड में होगी आप? सिग्नल्स में, मैं भी सिग्नल से हूँ। अब देखिए हूँ तो मैं सिग्नल से, बट फिर भी मेरी जो पर्सनैलिटी थी वो तो कुछ और थी, घूम फिर के मैं टीचर बन गया एंड आई एम एंजॉइंग इट। सर आप फाइनेंस में जाओगे ना टॉप क्लास बन जाओगे,
आप फाइनेंस के कुछ कोर्सेज कर लो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर लो, वो कर लो, तो आपको अपना आइडिया लग जाता है आप कैसे। ये छोटा सा सेशन था, सॉरी टू से अगर मैंने कुछ गलत बोला हो या कोई चीज़ें लगी हो, तो ये हमारी छोटी सी कोशिश थी ताकि हमारा जो आने वाली नस्लें हैं, हमारा जो आने वाला फ्यूचर है बच्चों का, दैट शुड बी गुड वन। सर हमने बच्चे इसलिए पैदा किए भी ये एक अच्छे इंसान बन पाए, जिस दिन वो बन गए ना जी, ये मतलब पूरी सृष्टि के लिए ये बेनिफिट है। अब बराक ओबामा को भी तो किसी ने पैदा किया ही है, ऋषि सौनक को भी किसी ने पैदा किया है। सर बच्चों को भी काउंसलिंग करेंगे क्या? सर जब हम ये टेस्ट करते हैं ना, तो 15 मिनट आपकी काउंसलिंग करेंगे और 1 घंटा आपको साथ में बिठा के बच्चे की काउंसलिंग करेंगे। बच्चे को रियलाइज करा देंगे भी हाँ बेटा तू इस चीज़ की, तो बच्चा ना फिर सर क्लियर है, बच्चा क्लियर है। हम बच्चा बाहर से तो वो आपके डर से बोल रहा है पापा नहीं मैं मेडिकल कर लूँगी, पर वो अंदर से वो नहीं है, वो चीज़ अंदर से वो चोरी चोरी गाने गाता है। गुरदास मान का भी सेम केस है, उसके घर वाले गाने नहीं देते थे, तो वो अकेला घूमने मतलब खेतों में जाके वहाँ जोर जोर से गाता था वो। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा बच्चा, देखिए बच्चे की 2 ही पर्सनैलिटी है, या तो बच्चा जो अंदर है और जो बाहर है। हमारा जो टेस्ट है वो अंदर से क्या है वो हम नहीं जज कर पाते। हम ठीक है पेरेंट्स हैं, और हमारे दोनों बच्चों में भी डिफरेंस होगा। आपके 2 बच्चे हैं ना, तो एक डब होगा तो एक ईगल भी हो सकता है। भाई ईगल वाले को तो सीधा बिजनेस में डालो, BBA करवाओ, अच्छा सा शॉप खोलो, अच्छा सा छोटा सा प्रोजेक्ट हो, वो बिलियनियर बनेगा एक दिन, रादर देन बिकमिंग 3rd क्लास डॉक्टर। तो लेट हिम बी 1st क्लास बिजनेस। और वैसे भी हमने सेकंड इनिंग तो खेलनी है ना अभी रिटायर होने के बाद। आप भी सेट हो, बच्चा भी सेट है, कंफर्टेबल एंड फिट है, फिर बस अपने सपने प्लीज़ अपने बच्चों के थ्रू मत पूरे करना। उनके अपने सपने हैं, उनकी अपनी पर्सनैलिटी है, उसी के हिसाब से आप उनको डायरेक्ट कर दो। यही हमारा इतनी सी रिक्वेस्ट थी। कि हमारा टेस्ट यही बताता भी भाई ये आपको खांसी है, ये दवाई खा लो, है ना, आपको लूज मोशन है तो ये दवाई खा लो। तो ये टेस्ट अथेंटिक है, 200 सालों से चल रहा है, और पंजाब में या इंडिया में बहुत कम लोग कराते हैं। चाइना में पाजी 90% बच्चों के ये टेस्ट हैं। हमारा बच्चा, ये टेस्ट हमारा बता देगा भी आपका बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन है, इसको स्पोर्ट्स में डालो ये ग्रो कर जाएगा। इसलिए चाइनी के बच्चे 13 साल में ओलंपिक मेडल लेते हैं, और हमारा एक नीरज चोपड़ा बेचारा ले है, हम उसको ले लेके पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। 145 करोड़ में एक नीरज चोपड़ा, और चाइना का 17 साल का बच्चा 12 गोल्ड मेडल। वो बचपन में सर टेस्ट करते हैं फिजिकली मेंटली, उसको लगता है बच्चा है ही स्पोर्ट्स है। एक बच्चे को दिन भर स्पोर्ट्स का ही शौक है। अब हरभजन सिंह को, मैं जलंधर का हूँ, हरभजन सिंह को कमला सरदार कहते थे। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम है, सोचो मई जून का महीना हो पंजाब में, और उसके साथ में कोई खेलने वाला ना हो, वो विकेट गाड़ा हुआ है, इधर से बॉल करता है, फिर बॉल उठाने जाता है पीछे से, फिर वापस आता है, फिर करता है, तब वो हरभजन सिंह है। विराट कोहली मेरे भाभी के घर के सामने रहता था, ये पंजाबी बाग में। मेरी भाभी ने बचपन से इसको देखा, 3 साल का था जब से ये बैट और शीशे तोड़ता था पूरी कॉलोनी, इसलिए तो वो विराट कोहली है। अनुष्का शर्मा इसलिए तो अनुष्का शर्मा है। ऐश्वर्या राय, आप ऐश्वर्या से भी खूबसूरत हो, आपको एक्सपोजर ही नहीं मिला, आपके घर वालों ने वो लाइट में जाने ही नहीं दिया आपको। तो पंजाबी कहते हैं नचन वाले दी हड्डी ना रहिंदी, गाउण वाले दा मूंह। तो जिसका जो शौक है यार, लेट इट ग्रो, बस यही सेशन रहता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।